হয়ে Now? গেছে, এবার হয়েছে। Okay, sir. Okay, good morning to all of you again. अच्छा देखो, लास्ट वीक हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाई कर रहे थे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का बेसिक्स एरिया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का बेसिक है, और बेसिक में हम लोग बात कर रहे हैं सर रेसिडेंशियल स्टेटस पे। बेसिक है पर रेसिडेंशियल स्टेटस, सर क्या बताऊं, रेसिडेंशियल स्टेटस तो इनकम टैक्स का जान है सर। बिकॉज जब तक आप रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं फाइंड कर पाओगे तब तक आप किसी का इनकम टैक्स भी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। मतलब किसको कितना टैक्स कहाँ कितना भरना है, चाहे इंडिया में कितना भरना है, किसके लिए। मतलब जैसे आप लोगों को पता होगा रेसिडेंशियल स्टेटस में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ फाइंड आउट किया जाता है। कोई बताएगा मुझे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? किसी भी इंडिविजुअल का, नॉट जस्ट इंडिविजुअल, सभी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट किया जाता है। लाइक इंडिविजुअल मतलब पर्सन वाइज इनकम टैक्स 7 पर्सन के बारे में बात करता है, जिसमें इंडिविजुअल है, एओपी है, बीओआई है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। बट हम लोग बेसिकली बात करते हैं किस पे? हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं इंडिविजुअल पे, है ना। तो इंडिविजुअल जो 60 साल के नीचे का एक तरह का होता है, एक होता है 60 से ज़्यादा, 80 से कम, और एक होता है 80 अबव। तो ऐसा कुछ इंडिविजुअल्स के बारे में आप लोगों को पता है जो हम आप जैसे ही लोग हैं, ठीक है। हम आप जैसे, जैसे हम लोग नॉर्मली 60 साल के नीचे वाले लोग यहाँ पर ज़्यादातर हैं, ज़्यादातर नहीं ही है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 60 साल के ऊपर होते हैं, जो किसी का पापा है, किसी का दादाजी है, किसी का नाना जी है, तो या फिर 80 ईयर्स मतलब सुपर सीनियर सिटीजन टाइप का भी होता है। बट सवाल ये है कि ठीक है रेसिडेंट, मतलब सवाल है कि एक बार इंडिविजुअल तो समझ गए सर, पर्सन वाइज तो सभी समझ गए, बट रेसिडेंशियल स्टेटस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस पे आपको देखना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर इंसान रेसिडेंट है या नहीं है। रेसिडेंट भी कितना तरह का होता है, कोई मुझे बताए एक बार प्लीज। रेसिडेंट कितना तरह का होता है, कोई तो बोलो सर। हेलो, 3 ধরনের, क्या क्या बोलो। ROR, RNOR और NR। वेरी गुड सर। ROR मतलब रेसिडेंट 3 टाइप्स ऑफ, वेरी गुड अर्पिता। एक हो गया ROR मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, है ना। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द सेंस वैसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट, मतलब वो कुछ भी कर ले वो इंडिया का ही रहेगा, सिंपल बात है। चाहे वो बाहर का इंसान भी हो, आउटसाइड ऑफ इंडिया से आके भी इंडिया का रेसिडेंट बन जाता है, ROR भी बन सकता है। मतलब ये सिटीजनशिप और रेसिडेंशियलशिप में ना थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। ये इनकम टैक्स हिसाब से 182 दिन का रूल्स आप लोग जानते हो, मैं फिर से और नहीं दोहराऊंगा, बोल बोल के आप लोगों का कान खा चुका हूं मैं। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से आपका रेसिडेंट दो तीन तरह का हो सकता है, या तो आप रेसिडेंट बनोगे या तो आप नॉन रेसिडेंट बनोगे, है ना सर, इन सिंपल। तो या तो आप रेसिडेंट बनोगे, रेसिडेंट कितना तरह का बनोगे, 2 तरह का बनोगे, या तो ROR या तो RNOR। और तीसरा क्या हो गया, अगर ROR RNOR नहीं है, इसका मतलब अगर आप रेसिडेंट नहीं हो तो फिर आप नॉन रेसिडेंट हो। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, क्या इसका मतलब ये होता है कि आपको इंडिया में टैक्स देना नहीं पड़ेगा? ऐसा बात है क्या? अरे ना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपको इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा हमेशा बात नहीं। नॉर्मली देखो, नॉन रेसिडेंट क्यों टैक्स देगा अगर वो नॉन रेसिडेंट है, बट अगर आपका इंडिया कनेक्शन हो जाता है, इंडिया का कोई बिजनेस कनेक्शन हो जाए, इनकम डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया हो जाए। लास्ट वीक टैक्स इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, याद आया क्या कुछ कि किसको इंडिया में टैक्स देना चाहिए, किसको इंडिया में टैक्स नहीं देना चाहिए, इसके बारे में? हाँ शुभो बोलो सर, शुभश्री, शुभो, सभी को पूछ रहा हूँ। यस सर, याद है। नील, ओके। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद है तो फिर अभी देखो आपको याद आ जाएगा। कहाँ चला गया मेरा नोट्स, ये रहा टैक्स इंसिडेंस। हाँ सर, ये रहा टैक्स इंसिडेंस, आप लोगों के कॉपी में भी होगा। ये देखो सर, 3 तरह का हो गया ना, ROR, RNOR, NR, ठीक है। या तो आप क्या बनोगे, या तो आप ROR बनोगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, या तो आप RNOR बनोगे, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और या तो आप NR बनोगे। तो सवाल ये था कि अगर हम ROR बनते हैं तो टैक्स का क्या हिसाब होगा? सर कहते हैं कि ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, कहते हैं ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके कमाओ, बट अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ROR है
as per Income Tax Act 1961 सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 दो कंडीशंस होता है ना सर, एक सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का जहां पर आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो ये प्रूव करना पड़ता है, और दूसरा क्या है सर, एक सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 और दूसरा सॉरी एक सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 और अनदर सेक्शन 6। बोलो सर, क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है या फिर आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ? हाँ सर, सबका आवाज नहीं आ रहा मेरे को। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। ओके, तो एक हो जाता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 और एक होता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में आपको क्या प्रूव करना पड़ता है कि आप आरओआर हो कि आर नॉर रहो। थैंक यू सर, अब आरओआर हो कि आर नॉर हो। अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोगों ने ये देखा था सर टैक्स इंसिडेंस में कि अगर आप, ये पूरा समरी है कि अगर आप आरओआर हो तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स दे दियो, अगर आप आर नॉर हो, ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि क्या इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, बड़ा सवाल सर आपके सामने, क्या इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, क्या इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया है, क्या इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है, क्या इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है, या फिर बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। अगर इसमें से एक भी पॉइंट फुलफिल करता है, ठीक है, आर नॉर के लिए, तो फिर उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, सिंपल बात है। लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो भी आपको सारे के सारे केस में, जितना सारा केस में आर नॉर को टैक्स देना पड़ा, वो सारा केस में एनआर को भी देना पड़ता है टैक्स। बिकॉज एक ही बात है सर, मैं आपको याद दिलाने के लिए एक इंटरेस्टिंग गाना भी सुनाया था। क्या गाना सर? मेरी देश की धरती सोना उगले, याद है क्या? मेरी देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरी देश की धरती। मनोज कुमार जिंदाबाद। हाँ सर, मनोज कुमार बहुत फेमस पुराना एक्टर है, दिलीप कुमार साहब के जमाने टाइम का, उस टाइम का बहुत ही फेमस एक्टर हुआ करता था। तो मनोज कुमार साहब का एक बहुत फेमस मूवी है, उस मूवी में ये गाना था मेरी देश की धरती। और मैंने इसको मेरी देश की धरती के साथ क्यों जोड़ दिया सर? इस पॉइंट को हम लोगों ने क्यों देश की धरती के साथ जोड़ दिया, कोई बता सकते हो? अरे, इसको देश की धरती के साथ जोड़ने का क्या मतलब है, ये आर आर नॉर और एनआर का? मेरी देश की धरती सोना उगले, हाँ सर, सोना उगले मतलब गोल्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब बहुत सिंपल कि अगर आप आर नॉर हो या फिर अगर आप आर नॉर हो या फिर अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, तो फिर इनकम, अगर इनकम रिसीव्ड इन अगर इंडिया होता है, अगर इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड मतलब ऐसे रिसीव्ड नहीं हो रहा है पर मान लेंगे कि रिसीव हो रहा है, ऐसा वाला केस, इसमें इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब इनकम ऐसे एक्रू, एक्रू का मतलब क्या होता है? ड्यू होना। एक्रू का मतलब होता है इनकम ड्यू होना या फिर अराइज होना। कहां पर? इंडिया में। हर बात में देखो, इनकम कहां एक्रू अराइज, इनकम कहां रिसीव्ड, इनकम कहां डीम्ड, सब इंडिया। क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे इंडिया में एक्रू होगा, जैसे जैसे इंडिया में अराइज होगा, जैसे जैसे इंडिया में डीम टू एक्रू, डीम टू अराइज होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर इंडिया में इनकम रिसीव होता है, अगर इंडिया में इनकम डीम टू रिसीव्ड होता है, अगर इंडिया में इनकम डीम टू एक्रू होता है, अगर इंडिया में एक्रू होता है, तो इसका असर क्या होगा? कोई भी मुझे बताओ ना सर एक बार, क्या इसके कारण क्या हो जाएगा? इंडिया में एक्रू होने से, इंडिया में रिसीव होने से, इंडिया का डीम टू एक्रू होने से क्या क्या हो सकता है? हाँ सर, कोई तो बताओ सर कि क्या हो जाएगा ऐसा? अरे सर, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, और इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा मतलब ऑटोमेटिकली देश की धरती सोना उगल लिया। टैक्स देना मतलब क्या? सरकार के भाड़ा में पैसा जाएगा, सरकार का जो पैसा का ट्रेजरी है उसमें पैसा भरेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अर्निंग बढ़ेगा, सिंपल बात है। इसीलिए ये वाला पॉइंट को देश की धरती सोना उगले बोला गया था, ठीक है। मनोज कुमार जिंदाबाद, मतलब ये रिसीव्ड इन इंडिया है, यहाँ पर रिसीव्ड इन इंडिया है, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया है, अराइज इन इंडिया है, एक्रू इन इंडिया है, डीम टू एक्रू, डीम टू अराइज इन इंडिया है। ये सब पॉइंट को देश की धरती सोना उगले के साथ कनेक्ट किया गया था। नॉन रेसिडेंट के लिए भी सेम टू सेम, बस एक पॉइंट पे नॉन रेसिडेंट को बोला गया था कि उसको इंडिया में टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ता। वो पॉइंट था सर बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। पॉइंट टू बी नोटेड सर, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया पे नॉन रेसिडेंट को टैक्स में भी ना भी देना पड़ सकता है। जरूरी नहीं कि हर बिजनेस कनेक्शन पे नॉन रेसिडेंट टैक्स पेमेंट करे। क्या आप लोगों को थोड़ा याद आ रहा है सर लास्ट क्लास? ऋषभ तथा गुड मॉर्निंग। हेलो, आज थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है सर।
क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश के कारण कोलकाता में बहुत जगह में इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज भी है, नेटवर्क का प्रॉब्लम भी है। बट आप लोगों को मेरा आवाज़ आ रहा है? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग का था, गुड मॉर्निंग। हाँ सर। अच्छा, सबको पूछ रहा हूँ सर, क्या रिकॉल हुआ थोड़ा सा ये टैक्स इंसिडेंस का? क्या रे? ओके, यस सर। तो अब क्या है, इसी पॉइंट पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट किया था सर। मैं एक बार उसको रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आज मैंने आपको इसी पॉइंट पे आगे लेके चलना है, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व कराना है, एकदम लेवल अप क्वेश्चन है इसी पॉइंट, ये सब पॉइंट पे जो रेसिडेंशियल स्टेटस का ना बड़ा फेमस क्वेश्चन हुआ करता है एग्जाम पैटर्न में, एग्जाम सिचुएशंस में बड़ा ही फेमस माना जाता है इस तरह का क्वेश्चंस को, इसीलिए मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आप कनेक्टेड हो जाओ, बिकॉज हो गया सर 1 वीक तो भूल सकते हो इसीलिए। तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया पे एक पॉइंट हम लोगों ने किया था सर, द वर्ड रिसीव्ड मीन्स द फर्स्ट ऑकेशन व्हेन रिसिपिएंट गेट्स द मनी अंडर कंट्रोल। याद कर लो एक बार, हाँ, द वर्ड रिसीव्ड मीन्स द फर्स्ट ऑकेशन when received gets recipient gets the money under control, मतलब जब फर्स्ट टाइम आपके हाथ में पैसा आता है उसको बेसिकली रिसीव्ड इन इंडिया कहा जाएगा, ठीक है, अगर इंडिया में होता है तो वर्ड रिसीव्ड का मतलब ही होता है जब फर्स्ट ऑकेशन आपके पास पैसा आता है, ठीक है। नाउ अंडर कंट्रोल में देयर विल बी नो टैक्स इंसिडेंस इन दिस सेकेंड ऑकेशन, सेकेंड ऑकेशन में कोई टैक्स नहीं है सर, नो टैक्स इंसिडेंस इन द इफ द मनी ब्रॉट इनटू इंडिया, मतलब अगर आपको फॉरेन में रिसीव हुआ है और फिर आप वो मनी को अपने देश में इंडिया में ला रहे हो तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है सर, बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आप फॉरेन से इंडिया में पैसा मतलब लाते हो, मतलब रिसीव वहां पर हुआ है, बट जब आप उसको नेक्स्ट टाइम इंडिया में कैरी करके ला रहे हो, ठीक है, देयर विल बी, या फिर बैंक ट्रांसफर करके ला रहे हो, बट देयर विल बी नो टैक्स इंसिडेंस। हाँ, कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह हो सकता है, रेमिटेंस चार्जेस वगैरह हो सकता है, बट टैक्स इंसिडेंस नहीं होता है इन दी मतलब मनी ब्रॉट इनटू इंडिया में, ठीक है सर। अगर इलीगल ट्रांजैक्शन हो तो, अगर इलीगल ब्रॉट इनटू इंडिया है तो सर तब तो वो कस्टम्स के अंदर आ जाएगा और वो इलीगल मनी ट्रांसफर के केस में, हवाला वगैरह के केस में पकड़ा जाएगा। बट वो वाला बात ध्यान रखना पड़ता है कि क्या वो लीगल मनी है, लीगल मनी मतलब सिंपल बात है सर, ब्लैक मनी नहीं है ना, यही देखना पड़ता है। ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है, जिस पैसा का टैक्स आप भर के रखे हो, जिस कंट्री से ला रहे हो उस कंट्री का भी सारा का सारा रूल्स आपने फुलफिल करके ही पैसा अपने कंट्री में ला रहे हो, और आप जो अपने कंट्री में ला रहे हो वहां पर भी आपने जो पैसा आप लेके आ रहे हो वो भी एकदम फ्रेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस मनी में। उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स या प्रूव होना पड़ेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स या प्रूवमेंट देने में दिक्कत होता है तो फिर वो पैसा गवर्नमेंट क्या कर लेगा, ऑब्वियसली अपने अंडर में कर लेगा, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका पैसा है। आप बताओ सर, अगर आप कोई इनकम का प्रूफ नहीं दे पाते हो तो फिर आपको पता है कि कितना परसेंटेज टैक्स काट लेता है आपको उस इनकम से? अगर कोई इनकम का प्रूफ अगर आप नहीं दे पाते हो कि भाई ये इनकम आपने कहाँ से किया, अगर प्रॉपर सोर्स नहीं बता सकते, अगर वो सोर्स ऑथेंटिक सोर्स नहीं रहा, तो गवर्नमेंट आप पे कितना परसेंटेज टैक्स लगा सकता है? आइडिया है कोई किसी को? ये चीज मैंने बेसिक एक नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, उसमें इसका डिटेल्स बताऊंगा, बट फिर भी अभी एक बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपका सपोज आपने 100 रुपीज कमाया, ठीक है, तो 100 रुपीज कमाया लेकिन आपको पता नहीं है कि ये सोर्स अननोन है, प्रूफ देना मुश्किल है, प्रूफ देना मुश्किल है, तो जस्ट टेल मी कि ये 100 रुपीज पे कितना टैक्स लग जाएगा? कौन बोलेगा? बोलो सर। अनऑथराइज्ड 45%. 78%। Oh, sorry. Yeah, 78%. Unauthorized income में 78%. अनऑथराइज मतलब अगर आपका कोई इनकम का ऑथोरिटी आपके ऊपर नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं आप कहाँ से इनकम किए, तो इंक्लूडिंग सेस, मतलब वो जो एजुकेशन एंड हेल्थ सेस है, एडू एंड हेल्थ मिला के आपको ऑलमोस्ट 78%, ऑलमोस्ट नहीं 78% का टैक्स आप पे लग जाता है। मतलब 100 में से 78 रुपया चला गया, 22 रुपया लेके शांति बनाओ, ठीक है। लेकिन वो मनी भी अगर पूरा का पूरा इलीगल मनी निकल गया, मतलब जो एकदम गलत सोर्स का है, तब तो आपको जेल में डालेगा, ठीक है, वो अलग बात, ठीक है। ठीक है सर, ये चर्चा मैं फिर से बाद में करूंगा आप लोगों से, बट ये तो फिलहाल मैं आपको एक बार याद दिला रहा हूँ कि ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब जो है, ये कहाँ चला गया है, क्या हो गया, टैक्स इंसिडेंस आ जाइए सर। तो वर्ड रिसीव्ड का मतलब समझ गए, और नो टैक्स इंसिडेंस इन दी, मतलब जब आप इंडिया में लाते हो तो उसमें कोई टैक्स इंसिडेंस नॉर्मली तो है नहीं। एक एग्जाम्पल सॉल्व किए थे हम लोगों ने, अब एक बार एग्जाम्पल में आपको याद दिलाता हूँ। मिस्टर एक्स
received rupees 5 lakh as on 17th of October 2020 in USA. The same amount brought into India 22nd of January 2021. Explain the tax incidence if Mr. X is ROR. I hope याद आ रहा है ना क्वेश्चन? अरे मैं बस याद दिला रहा हूँ बिकॉज कुछ कारण है इसीलिए, बिकॉज आज ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं डिस्कस करूंगा, तो एक बार इसीलिए रिकॉल कर ले रहा हूँ प्रोविजंस वगैरह आप लोगों से। एक्सप्लेन द टैक्स इंसिडेंस। मिस्टर एक्स अगर आरओआर है तो क्या होगा, अगर मिस्टर एक्स आर नॉर है तो क्या होगा, अगर मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा। अर्पिता बोल, बुझते पारछिस तो? अर्पिता, रोशनी बोलो। ओके सर, तो इसका हिसाब क्या होगा, इसका हिसाब क्या होगा? आप लोगों ने सही जवाब दिया था ऐसे, मुझे याद है क्लास में। In this case, the first occasion when Mr. X get the money under his control is in USA, है ना सर? फर्स्ट टाइम जब मिस्टर एक्स के हाथ में पैसा आ रहा है तो यूएसए, उसको कहाँ मिल रहा है पूरा का पूरा पैसा? यूएसए में मिल रहा है। अगर मिस्टर एक्स आरओआर है तो आप लोगों ने जवाब दिया था सर, क्या जवाब दिया था कि लायबल टू पे टैक्स ऑन रुपीज 5 लाख, है ना? उसने कितना पैसा रिसीव किया था? 5 लाख ना? 5 लाख रिसीव किया था, यूएसए में रिसीव किया था, इंडिया में नहीं किया था। रिसीव तो यूएसए में हुआ था, बट अगर ध्यान से सुनिएगा, रिसीव यूएसए में हुआ था, बट क्योंकि वो कौन है, क्योंकि वो आरओआर है। आप किसका हिसाब निकाल रहे हो? आरओआर का। क्योंकि वो आरओआर है, और आरओआर का क्या एक स्पेशलिटी है बोलो तो? आरओआर ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है ना सर? बोलो सर, आरओआर ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है। तो मिस्टर एक्स आरओआर अगर है, तो अगर वो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है तो 5 लाख पे टैक्स उसको देना पड़ेगा इंडिया में। बट अगर मिस्टर एक्स आर नॉर है या एनआर है, मतलब अगर वो नॉन रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन रुपीज 5 लाख एज अमाउंट रिसीव्ड इन यूएसए। ये यूएसए का रिसिप्ट है, एंड इंसिडेंस एंड अमाउंट ब्रॉट इनटू इंडिया, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। जब आप पैसा ब्रॉट इनटू इंडिया करते हो तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। तो इन दैट केस ये आरनॉर या एनआर को सिर्फ मनी ब्रॉट के लिए कभी टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ेगा एज पर इनकम टैक्स। तो ये था इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब, ठीक है? तो इसमें जो आरओआर है सिर्फ उसी को टैक्स देना पड़ा। थैंक यू सर, ये आप लोगों को याद आ गया। फिर हम लोगों ने एक डीम टू रिसीव इन इंडिया के ऊपर एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। डीम टू रिसीव क्या है सर? इनकम डीम टू रिसीव का मतलब भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इनकम व्हिच इज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड बट इट इज कंसिडर्ड दैट इट इज रिसीव्ड। एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ है, बट आप कंसिडर करते हो कि शायद रिसीव हुआ है। हाँ सर, एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ, बट आप फिर भी कंसिडर करते हो कि रिसीव हुआ है। जैसे कि आरपीएफ का पैसा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर जो पैसा आपके बिहाफ में पेमेंट करेगा, वो आपको अभी तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपके हाथ से वो पैसा काट लिया जाता है बिकॉज वो कंट्रीब्यूशन के कारण। ये देखो सर, सिस्टम क्या होता है, एक्चुअली ये डिस्कस तो मैं सैलरी चैप्टर में करूंगा, मैं लास्ट क्लास भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ। ऐसे तो इसका डिटेल्स चर्चा प्रोविडेंट फंड का सैलरी चैप्टर के अंदर होता है, ठीक है? बट फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि अगर मेरा सैलरी 20,000 है, तो अगर मेरे हाथ में नेट ऑफ 18,000 मिल रहा है तो 2,000 मेरा कहाँ जा रहा है सर? नॉर्मली देखना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं, इवन प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो जिनका प्रोविडेंट फंड मेंटेन होता है, वो सब ऑर्गेनाइजेशंस पे ये कॉन्सेप्ट चलता है सर कि प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो आपसे काट लिया जाता है और उसके बाद बाकी पैसा आपको नेट ऑफ करके मिलता है। क्या शुभ सही बोल रहा हूँ ना मैं? शुभ को थोड़ा गवर्नमेंट वगैरह का नॉलेज है? हाँ शुभ? हाँ दादा। हाँ, तो एग्जैक्टली ये जो ठीक था। हाँ, तो ये जो 2000 करके जो अमाउंट है, ये 2000 करके एनुअल बेसिस में 24,000 होता है, ठीक है? ये आपका कंट्रीब्यूशन। सिमिलरली जो आप एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट करेगा, एग्जैक्टली उतना आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये जो पैसा आपको मिला है, क्या आपके हाथ में रिसीव हुआ है? नहीं, आपके प्रोविडेंट फंड में जा रहा है। तो ये क्या हो गया? इनकम डीम्ड टू रिसीव, मतलब ऐसे रिसीव हो नहीं रहा है, बट आप मान लेंगे कि रिसीव हुआ है। प्रोविडेंट फंड के थ्रू से आप, जैसे ये वाला एग्जांपल याद होगा आप लोगों को, 20,000 में से 18,000 आपको मिल रहा है, बाकी 2,000 वो गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं, आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डाल दे रहे हैं। तो ये प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो तो प्रोविडेंट फंड पे जा रहा है, आपके हाथ में थोड़ी ना आ रहा है। बट इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि ये डीम्ड टू रिसीव्ड है इंडिया में, ठीक है? तो ये भी आपका अर्निंग के अंदर जोड़ के काउंटिंग किया जाता है, मतलब ये आपका इनकम के अंदर इंक्लूड करके सोचा जाता है, ये जो 2,000 का अमाउंट है मंथली बेसिस में। तो ये एक अच्छा एग्जांपल था इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया का, मतलब ऐसे रिसीव हो नहीं रहा है
बट मान लेंगे कि रिसीव हुआ है या फिर हो रहा है। आई होप ये भी याद है आपको। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था सर, इनकम एक्रो और अराइज इन इंडिया। आई थिंक यही लास्ट चल रहा था, इनकम एक्रो और अराइज में। हाँ सर, इनकम एक्रो और अराइज में जो बात चल रहा था वो क्या था सर? द वर्ड एक्रो का मतलब होता है राइट टू रिसीव। याद करिए सर एक बार, एक्रो का मतलब होता है, ये अकाउंटेंसी में ये वर्ड का बहुत ज्यादा यूज चलता है सर। एक्रू, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जब भी आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हो, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत ज्यादा बोला समझा जाता है कि अकाउंट जो होता है हमारे कंट्रीज में, स्पेशली नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो मेन अकाउंटिंग दो तरह का हो सकता है, कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। तो ज्यादा लॉजिकल है सर एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। हाँ, कुछ प्रॉब्लम उसमें भी है, बट कैश बेसिस में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होता है हिसाब करने में, इसलिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग माना जाता है। और एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है? राइट टू रिसीव, मतलब आपको रिसीव हो ना हो, मान लेते हैं कि भाई आपका जैसे ही राइट आ जाता है ना किसी पे, ठीक है, हक आ जाना, हक समझते हो? हाँ सर, ये उर्दू में बोलते हैं एक वर्ड हक, अधिकार, ठीक है। जब आपका अधिकार आ जाता है उस पे, तो वही आपका रिसीव मान लिया जाएगा। आप बात समझ रहे हो सर? जब किसी इनकम पे आपका अधिकार आ जाता है, जैसे सर से फॉर एग्जांपल, सर एग्जांपल के तौर पे आप सोचो ना, आप एक कंपनी में काम करते हो, जैसे शुभश्री, बहुत लोग हैं यहाँ पर आई नो जो लोग मतलब जॉब वर्किंग वर्ल्ड के साथ बड़ा कनेक्टेड है। तो जस्ट एक बार सोचो कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो। तो जैसे आप जॉब के लिए पहला दिन एंट्री करते हो, मतलब एंटर करते हो ऑफिस में, अभी 1 मंथ पास होगा तब जाके आपको सैलरी मिलेगा, अगर आपका एडवांस सैलरी सिस्टम नहीं है। हाँ सर, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप जॉब के लिए जाते हो, 30 डेज एक जगह में काम करते हो, फिर जाके आपका सैलरी मिलता है, लेकिन पहले दिन से आपको पता है कि आपका सैलरी एक्रू हो रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? क्या आपको पहले दिन से पता होता है ना कि आपको आपका जो सैलरी है वो एक्रू हो रहा है बोल के? क्या रे सुबह, बोल। है दादा। है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि राइट टू रिसीव जेनरेट। यही राइट टू रिसीव मतलब आपका हक आज आएगा, या आपका राइट आएगा, या फिर आपका राइट आ गया है, इसी को बोलते हैं एक्रू। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि भाई इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया अगर है, मतलब अगर इंडिया में आपका इनकम का राइट क्रिएट होता है, तो फिर आपको क्या होगा? टैक्स देना पड़ेगा। चाहे इनकम अभी हुआ है या नहीं हुआ है फर्क नहीं पड़ता, बट अगर राइट टू रिसीव जनरेट होता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे जो लोग आईपीएल खेलने आते हैं, हाँ सर, इंडिया का जो आईपीएल है, जैसे अभी दुबई में हो रहा है वो अलग बात, इंडिया का आईपीएल तो एक्चुअली इंडिया का है। तो जब भी प्लेयर्स इंडिया में आते हैं तो इंडिया में इनकम करेगा, तो उनको पेमेंट शायद बाद में मिलेगा, खेलने के बाद, या फिर बीच बीच में धीरे धीरे करके कुछ अमाउंट दे दिया जाता है, कुछ एडवांस कुछ बाद में, एक उनका कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में चलता है। तो सवाल यही है कि क्या इनकम एक्रू इन इंडिया हो रहा है? हाँ ऋषभ बोल। ये आईपीएल के लिए जो प्लेयर लोग खेलने आ रहे हैं, तो क्या ये इनकम राइट टू जनरेट हो रहा है ना? जो न्यूजीलैंड का प्लेयर है, जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, जो इंग्लैंड का प्लेयर है, वो इंडिया में आके खेल रहा है, उनका इनकम कहां से जनरेट होगा? ऑब्वियसली इंडिया से जनरेट होगा। तो इसका जो एक्रूअल है वो कहां जनरेट हो रहा है, या फिर उनका राइट टू रिसीव कहां जनरेट हो रहा है? इंडिया में जनरेट हो रहा है ना। इसीलिए बोलते हैं सर इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब आपका राइट जनरेट हो जाना। क्या सही बोल रहा हूं नरे? तो था बोल। Yes, sir. Okay. So salary income accrue where service is rendered. Now point is that salary income accrue where service is rendered. सैलरी के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ? जैसे आईपीएल वाला भी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी टाइप का ही है, ठीक है। तो सैलरी इनकम एक्रू फेयर सर, जैसे इंडियन टीम में जो लोग खेलता है ना, क्रिकेट खेलता है सर, जो लोग जैसे विराट कोहली टाइप का, ये लोगों को सैलरी मिलता है बीसीसीआई से, ठीक है। किसी का 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी का 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी का 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको कभी दिखाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स, ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहोगे तो, कि कितना कॉन्ट्रैक्ट चलता है सैलरी के लिए। तो इनकम एक्रू वेयर दी सर्विस इज रेंडर्ड, देखना चाहोगे क्या? फिर अब भी देख लेते हैं, ये बीसीसीआई के साइड में दिखता है। ये देखो, ये 1920 का है मोस्ट प्रोबेबली। दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? देखो सर, अक्टूबर 19 से सितंबर 2020 का डेटा है ये, मतलब उस पीरियड में ये डील हुआ था।
ग्रेड ए प्लस को 7 करोड़ मिलता है, ए ग्रेड को 5 करोड़ मिलता है, ग्रेड बी को 3 करोड़ मिलता है एंड ग्रेड सी को 1 करोड़ मिलता है। क्या आप लोगों को दिख रहा है ऐसा? अरे जल्दी बोलो। है दादा। बस वही मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि क्रिकेटर का किस तरह से एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है सैलरी के बेसिस पे। ये देखो सर, ए प्लस ग्रेड में है विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, परफॉर्मेंस के बेसिस पे माना गया है सब। ए ग्रेड में है रविचंद्रन अश्विन, जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, चतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, शिखर धवन, मोहम्मद शमी, ईशांत, कुलदीप, ऋषभ पंत। इसमें शायद अभी कुछ चेंजेस आ जाएगा कुछ दिन बाद। फिर ग्रेड बी में रिद्धिमान, उमेश, चाहल, हार्दिक, मयंक। ठीक है, इस तरह से। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड, ए प्लस, बी, सी, 7 करोड़ का, 5 करोड़ का, 3 দাদা करोड़ का। যারা রঞ্জি খেলে তারাই 1 কারোর পায় এখন। হ্যাঁ ওটাই বলছি, ঠিক আছে, ও তো সি গ্রেড, তুই যেটা বলছিস না এই যে রঞ্জি প্লেয়ার এখানে আছে বেশ কিছু হ্যাঁ, সি সি গ্রেডে আছে। ग्रेड, हाँ सी ग्रेड में। ये लोग ज्यादातर केस में रणजी खेलते हैं, लेकिन कहीं कभार एक आध इंडियन टीम में लिए खेल चुका है। ठीक है, या खेल मतलब खेलने के लिए इनको लिया जाता है, T20 वगैरह में ले लिया जाता है, तो उन लोग आ जाता है इसमें। तो एग्जैक्टली इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है सैलरी का। ये सुबह सुबह को ज्यादा पता है, नो सुबह। ओके, तो पॉइंट इज दैट कि मैं कहना बहुत सिंपल चीज चाह रहा था यहाँ पर कि इनकम आपका राइट टू रिसीव जनरेट होता है। जैसे विराट कोहली लोगों को राइट टू रिसीव है सर, कि उन लोगों को पता है कि हम खेलते देश के लिए, तो मेरा राइट टू रिसीव तो है। एग्जैक्टली तो ऐसे इनकम को एक्रू बोला जाता है सर। द वर्ड एक्रू मीन्स राइट टू रिसीव, इसीलिए मैं आपको इतना सारा चीज बता रहा था। प्रॉपर्टी इनकम इज एक्रू वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। प्रॉपर्टी इनकम भी होता है, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगा आपको प्रॉपर्टी इनकम वहां से मिलेगा। मिस्टर एक्स रेंडर द सर्विस इन इंडिया बट रिसीव द सैलरी इन यूएसए। आपने सर्विस दिया इंडिया में, ठीक है, बट सैलरी रिसीव किया यूएसए में। कंसिक्वेंस पूछा गया था आपसे, क्या कंसिक्वेंस का जवाब मिला था हमें? सर्विस रेंडर्ड हुआ था इंडिया में बट सैलरी रिसीव हुआ था यूएसए में। प्रॉब्लम क्या था इसमें? अगर आप आर हो, अगर आप आर नॉर हो, अगर आप एनआर हो। In this case, Mr. X rendered the service in India, so income is accrue in India, so it is taxable in India, whether received in India or outside India. बात समझे सर? अब इंडिया में सर्विस आपका इंडिया में था, तो ऑटोमेटिकली ये एक्रू कहाँ हुआ है? ऑटोमेटिकली एक्रू हो गया इंडिया में। आपका राइट टू रिसीव जनरेट होता है इंडिया में ही। वो अलग बात कि आपको यूएसए में जाके मिलता है, वो अलग बात, टोटली डिफरेंट पॉइंट, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा राइट टू रिसीव इंडिया में जनरेट हुआ है ना, एक्रू इंडिया में हुआ है, तो टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, चाहे आप आर हो, चाहे आप एनआर हो, चाहे आप आर नॉर हो, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है सर पॉइंट? यहां तक बात क्लियर है क्या? यस सर। ओके नील, अब इसी तरह से और कुछ एग्जांपल्स लिखो सर। जैसे ये इनकम एक्रो और अराइज इन इंडिया चल रहा था ना सर, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया था, इलस्ट्रेशन 8 बोल के एक क्वेश्चन था। क्या आप लोगों ने ट्राई किया था घर पे? नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें इतना तरह इनकम के बारे में बोला हुआ है कि भाई कौन सा इनकम किसके लिए जाएगा। कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एज 35 ईयर्स, बीइंग ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, तो आपको क्या कहा था कि भाई आपको क्या करना है कि किसको इंडिया में टैक्स देना है और किसको इंडिया में टैक्स नहीं देना है, इसका पूरा लंबा लिस्ट है। फिर आपको पूछा है कि बताओ भाई कितना टैक्स किसको कहां पर, टोटल इनकम क्या होगा। तो ये सॉल्व करेंगे अभी। अगर आप लोगों ने घर पे ट्राई किया बहुत अच्छा किए होंगे, बट अगर नहीं ट्राई किए होंगे तो भी कोई बात नहीं, अभी हम लोग ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे ना तो आपका बहुत आइडिया क्लियर होगा। बट बिफोर दैट कुछ और बातें मैं करूंगा आप लोगों से। तो ये जो पॉइंट चल रहा है सर, ये इनकम एक्रू और अराइज में चल रहा है। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया पे, इसमें और कुछ एग्जांपल्स करना है सर। और एक एग्जांपल लिखिएगा सर, एग्जांपल 2। मिस्टर एक्स रेंडर
Mr. X rendered the excellent. Mr. X rendered the service. लिख रहे हैं ना सर? है दादा। Mr. X rendered the service in USA, but सैलरी जो है वो रिसीव्ड इन इंडिया हुआ है. एक्सप्लेन. अर्पिता चल ट्राई कर. एक्सप्लेन द टैक्स इंसिडेंस. पहले अर्पिता बोलेगी, उसके बाद मैं बाकियों के पास जाऊंगा. एक्सप्लेन द टैक्स इंसिडेंस. अर्पिता आवाज आसছে? यस सर. ओके चलो ट्राई करो कि मिस्टर एक्स जो है वो रेंडर किया सर्विस. कहाँ रेंडर करना मतलब सर्विस देना. ओके अर्पिता, रेंडर का मतलब होता है सर्विस प्रोवाइड करना. ठीक है. मिस्टर एक्स जो है, सपोज मानो कि आप यूएसए में किसी कंपनी में काम करते हो, तो आपने जो सर्विस प्रोवाइड किया यूएसए में किया. तो मिस्टर एक्स रेंडर दी सर्विस इन यूएसए बट सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपको कि एक्सप्लेन दी टैक्स इंसिडेंस. अगर मिस्टर एक्स आर है, अगर मिस्टर एक्स आर नॉर है, और अगर मिस्टर एक्स एन आर है. तो चलो बताओ सर कि क्या आर को टैक्स देना है इंडिया में? है ग्लोबल इनकम यस तो सर. आर नॉर को है दादा। और एनआर को? है सभी को देना पड़ेगा? है अरे সবাই। क्यों, सबको क्यों देना पड़ेगा? एक ऐसा रीजन बताओ कि जिसके कारण सबको देना पड़ेगा. কারণ সার্ভিসটা ইউএসএ দিলেও স্যালারিটা তো ইন্ডিয়ায় রিসিভ করছে তাই জন্য। सर्विस इंडिया में दिया, यूएसए में दिया है बट रिसीव्ड इन इंडिया है. तो वेरी गुड सर. मतलब इसके लिए आपको एक ही पॉइंट चेक करना होता कि ये वाला पॉइंट. पहला पॉइंट था ना सर, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. अगर आपका इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो देखो ग्लोबल आरओआर को भी देना पड़ रहा है, आरनॉर को भी देना पड़ रहा है, और एनआर को भी देना पड़ रहा है. तो टैक्सेबल इन ऑल हैंड्स. थैंक यू सर. टैक्सेबल इन ऑल हैंड्स. तो फिर आपका जवाब क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर लो. ये सबको समझ में आ रहा है? नील, चौथा, क्लियर है ना यस सब? सर. यस सर. यस सर. तो इसी तरह से थोड़ा सोचना है. Yes, sir. इन दिस केस सर्विस इज rendered in USA. Service is rendered in USA. So income is accrue in USA, है ना? नॉर्मली जहां सर्विस रेंडर्ड करोगे एक्रो भी वहीं पर होगा. अगर सर्विस रेंडर्ड यूएसए में हुआ है तो एक्रो भी यूएसए में ही होगा, है ना? इनकम भी. बट रिसीव कहाँ हुआ है वो भी देखना पड़ता है. रिसीव्ड इन इंडिया है, रिसीव्ड इन इंडिया है. बिकॉज रिसीव्ड इन इंडिया है सो टैक्सेबल इन ऑल हैंड्स. टैक्सेबल इन ऑल हैंड्स. ऑल हैंड्स मतलब आरओआर, आरनॉर, एनआर सभी के हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा जो भी अमाउंट होगा. ठीक है सर? वेरी गुड. रौनक, शुभश्री, आप लोगों को क्लियर है? ओके. नेक्स्ट सर एग्जाम्पल करो. और एग्जाम्पल. मिस्टर एक्स owns a property. Mr. X owns a property. ठीक है? इन लंदन. कहाँ प्रॉपर्टी है सर? लंदन में. अच्छा, प्रॉपर्टी जो है वो हाउस प्रॉपर्टी है. हाँ, मिस्टर एक्स ओन्स ए प्रॉपर्टी इन लंदन. Rent is
received in London, but the amount is later on brought into India. Explain tax consequence in the hands of ROR, RNOR, NR. बोलो सर क्या होगा? मिस्टर एक से प्रॉपर्टी আছে লন্ডনে। हाँ बोलो। खाली ROR टैक्स देवे। रोशनी का कहना है कि सिर्फ ROR टैक्स देगा। मैं बाकियों का भी जवाब देखना चाहता हूँ। शुभो, अर्पिता, शुभश्री, तथा सभी को पूछ रहा हूँ सर। बोलो सर। रौनक, कौन देगा टैक्स? रोशनी का मानना है कि सिर्फ ROR टैक्स देगा। শুধু আরওআরই দেবে স্যার। चौथा का भी मानना है ROR टैक्स देगा। क्वेश्चन फिर से एक बार समझो सर। मिस्टर एक्स owns a property in London, rent is received in London, but the amount is later on brought into India. Explain the tax consequence in the hands of ROR, RNOR, NR. रोशनी को और चौथा को लगता है कि सिर्फ ROR को टैक्स देना है इंडिया में, बाकी दोनों को इंडिया में टैक्स नहीं देना है। बाकी सबका आंसर भी मैं वेट कर रहा हूँ सर। बोलो सर आरओआर देवे। सर आरओआर হবে। सिर्फ ROR। अब मेरा सवाल है सर, RNOR और NR का क्यों नहीं होगा? और ROR का क्यों होगा? ROR ग्लोबल इनकम में टैक्स ROR दे। গ্লোবাল ইনকাম। थैंक यू सर। RNOR ROR ग्लोबल इनकम। हाँ बोलो। RNOR আর NR হবে না কারণ এটা তো রিসিভ করেনি ইন্ডিয়া, এটা ব্রট ইনটু লেখা আছে তাই। और ब्रॉट इनटू इंडिया में टैक्स कंसिक्वेंस नहीं होता है, यही ना? হ্যাঁ। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। टैक्सेबल इन द ओनली इन द हैंड्स ऑफ ROR, मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सिर्फ इसी के हाथ में टैक्सेबल होगा, बाकी किसी के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा। बिकॉज प्रॉपर्टी लंदन में है, लंदन की प्रॉपर्टी से अगर आप इंडिया का रेसिडेंट हो और आप दुनिया में किसी भी प्रॉपर्टी से कमा लो भाई, आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। बट अगर आप इंडिया का नॉन रेसिडेंट हो, अगर आप RNOR हो, तो फिर आपका प्रॉपर्टी कहीं पर भी रहे फर्क नहीं पड़ता। अगर रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है, एक्रू इन इंडिया नहीं है, अराइज इन इंडिया नहीं है, डीम टू एक्रू डीम टू अराइज नहीं है, तो फिर आपको इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर तो बोला ही था सर, रेंट इज रिसीव्ड इन लंदन बट अमाउंट इज लेटर ऑन ब्रॉट इनटू इंडिया। तो लेटर ब्रॉट इनटू इंडिया में टैक्स कंसिक्वेंस नहीं है। ये तो हम लोगों ने 2 मिनट पहले भी चर्चा किया है, पहला क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली बताया गया था। यस सर। तो टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ ROR। ओके सर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्या रे, इतना मान सकता हूँ ना कि समझ में आ रहा है? হ্যাঁ দাদা। अच्छा, एक पॉइंट लिखिएगा सर, इनकम deemed to accrue or arise in India include business connection। इंक्लूड बिजनेस कनेक्शन। एक क्वेश्चन था ना सर, मतलब एक मैं आप लोगों को तब बता रहा था कि व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अब ये बिजनेस कनेक्शन होता क्या है? ठीक है। ऐसे आप लोगों ने EHF का एक क्वेश्चन किया था, उसमें आप लोगों ने बिजनेस कनेक्शन का कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा तो ऑब्वियसली पढ़ा था कि बिजनेस कनेक्शन मतलब क्या आप इंडिया में अगर बिजनेस करते हो, अगर आप इंडिया में पार्टली या होलली रहते हो बिजनेस करने के लिए, क्योंकि आपका बिजनेस इंडिया से चलता है, और अगर आपका बिजनेस इंडिया से चलता है और आपके साथ बिजनेस कनेक्शन है इंडिया का, तो उसको बिजनेस कनेक्शन कहेगा। ठीक है। लेकिन नहीं, अभी जो पॉइंट में हम लोग बात करने जा रहे हैं सर, ये डीम टू एक्वाराइज इन इंडिया इंक्लूड बिजनेस कनेक्शन,
ठीक है, इसी में कुछ पॉइंट आगे बढ़ेंगे, बट इसमें लिखिएगा सर थोड़ा। बट एवरी बिजनेस कनेक्शन does not mean that every business connection does not means that income deemed to accrue or arise. Income deemed to accrue और अराइज, मतलब हर बिजनेस कनेक्शन में डीम टू एक्रू और अराइज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है सर। जैसे कि ए नॉन रेसिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस आउटसाइड इंडिया, उसका बिजनेस इंडिया से बाहर चलता है सर, आउटसाइड इंडिया, किसी भी दूसरे कंट्री में, बांग्लादेश भी हो सकता है। ऐसे बांग्लादेश बोलने से फॉरेन फीलिंग नहीं आता, बांग्लादेश नेपाल भूटान को फॉरेन फीलिंग नहीं आता, टू आउटसाइड इंडिया तो है सर। ए नॉन रेसिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इन रिलेशन टू सच बिजनेस some activities is in India is known as business connection. Is known as business connection. Some example लिखिए सर। Some example of business connections are point A, appointing an agent in India. Appointing an agent in India, ये सब बिजनेस कनेक्शन का पॉइंट है सर। फॉर सिस्टमेटिक एंड रेगुलर सप्लाई, तो आप क्यों एजेंट लगाते हैं, कोई एजेंट इसलिए लगाते हैं ताकि फॉर सिस्टमेटिक एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड रेगुलर supply of raw material and sale of non-resident goods, sale of non-resident goods मतलब जो इंडिया का नहीं है ऐसा कोई गुड्स, ठीक है, non-resident goods उसको बेचना है, लेकिन उसको बेचने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल वो इंडिया से लेके जाते हैं, ठीक है, तभी जाके वो उनके कंट्री में उसको बना सकता है, तो ये क्या बन जाता है सर, बिजनेस कनेक्शन बन जाता है। फिर पॉइंट बी, अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है दादा। फॉर्मिंग अ लोकल सब्सिडियरी कंपनी आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंडिया के बाहर कोई लोकल सब्सिडियरी कंपनी है, लोकल सब्सिडियरी कंपनी फॉर्म करना, सॉरी लोकल सब्सिडियरी कंपनी इन इंडिया, सॉरी आउटसाइड इंडिया नहीं, इन इंडिया, मतलब ऐसे तो है कंपनी फॉरेन का, बट उसका कुछ ब्रांचेस इंडिया में चलता है, ठीक है, ऐसे कंपनी जो बिजनेस कनेक्शन के लिए अपना छोटा मोटा ब्रांच इंडिया में रखता है या फिर छोटा मोटा सब्सिडियरी कंपनी इंडिया में रखता है।
इरेक्टिंग, इरेक्ट मतलब बनाना, इरेक्टिंग अ फैक्ट्री इन इंडिया, इरेक्टिंग फैक्ट्री इन इंडिया। फिर आपका ओपनिंग है ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। फिर आपका फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कनेक्शन इन इंडिया, मतलब किसी भी तरह का पैसा का जुगाड़ यंत्र इंडिया से होता है। आपको बात समझ में आ रहा है ना सर? ये जो पॉइंट्स के बारे में बात हुआ, ये एक्चुअली क्या है? ये आपका बिजनेस कनेक्शन का पॉइंट्स है कि किसी के साथ किसी का बिजनेस कनेक्शन है, इसका क्या सबूत हो सकता है। तो बिजनेस कनेक्शन का ये रीजन हो सकता है कि कुछ ऐसे कारण के लिए बिजनेस कनेक्शन बन सकता है। क्या क्या कारण मिला आपको? हाँ सर, फाइनेंशियल कनेक्शन रहना, ब्रांच ऑफिस ओपन करना इंडिया में, इरेक्टिंग ए फैक्ट्री इन इंडिया, जैसे ये एमओए वगैरह का नाम सुना है सर आप लोगों ने? एमओए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो चेन मार्केटिंग होता है ना सर, एमओए, एमओए प्रोडक्ट। एमओए पहले फॉरेन से ही अपना प्रोडक्ट लाके इंडिया में चेन मार्केटिंग बना के सेल करता था। जैसे ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া আছে তো এই যে তোমার কি বলে আরে তোমার ওরিফ্লেম বা টাপারওয়্যার এইগুলোও তো हाँ एग्जैक्टली, ओरिफ्लेम बोलो, एमओए बोलो, एमओए बड़ा नाम ज्यादा है उसका, इसलिए मैं एमओए, बहुत लोग जानते हैं एमओए के बारे में। एक्चुअली नेटवर्किंग बिजनेस में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी में मैंने एमओए के बारे में ही सुना। ऐसे बाद में ओरिफ्लेम वगैरह और भी कंपनीज आया है, फॉरेन कंपनीज। আগে ছিল, এখন এখন বোধহয় মার্কেটে দেখা যায় না। আগে ছিল এই যে কি বলে রেভলন, অ্যাভন ওইগুলোও ছিল। हाँ ऐसा भी कुछ था, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब कंपनी आजकल इंडिया में प्लांट भी बना रहे हैं। मतलब इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको इंडिया में फैक्ट्री बनाने के लिए भी मौका दे दिया। ये ऐसे एक्चुअली जानते हो आप लोग इंडिया में कौन से एरिया में सबसे ज्यादा ये दवाई टाइप का चीजें बनता है सर? कौन सा स्टेट है जहां पर मेडिसिन बनने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है, पता है? कौन हरिद्वार। कौन सा है? हाँ सर, हरिद्वार एंड हिमाचल प्रदेश, मतलब उत्तराखंड एंड हिमाचल वो प्रदेश। मींस है उत्तराखंड और हाँ, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, ये दोनों ऐसे कंपनी है, ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर इस तरह का जो चीजें चाहिए होता है, मतलब जो भी जिसको हम लोग बोलते हैं ना मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह, ये सब वहाँ पर बहुत अच्छे से बनता है। ये देखो सर, एमओ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, देख रहे हैं सर? वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये पहले नहीं हुआ करता था, आजकल ये इंडिया में ही बना रहे हैं। ये चेन्नई में है, अबाउट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ठीक है, ये चेन्नई में बना हुआ है सर, समझ रहे हो? तो मतलब आप समझ सकते हो कि पहले ये लोग आया था नेटवर्किंग बिजनेस करने में, फिर यहाँ पर इंडिया में इनका अच्छा बिजनेस बन गया, फॉरेन फंड का फ्लो हो रहा है, लोगों को इनकम हो रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, इनका प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होता है बिकॉज टैक्स अमाउंट भी ज्यादा होता है इनके केस में, ठीक है, और गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स भी मिल जाता है। ऐसे तो है यूएस का प्रोडक्ट है सर, हमें कहाँ का प्रोडक्ट है? अमेरिकन मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, दैट सेल्स हेल्थ ब्यूटी एंड होम केयर प्रोडक्ट्स। बट इनका भी इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस इन लोगों ने बिल्डअप किया। इंडिया का जो हायर मिडिल क्लास एंड रिच क्लास पीपल है उनके लिए इनका बिजनेस अच्छा चल पड़ा। तो ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स बना हो सकता है, बट आपको ये बताने के लिए था कि बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया कैसे कैसे बन सकता है, उसका कुछ एग्जांपल्स तो मैंने आपको लिखाया, और बाकी तो आप लोग समझ ही रख सकते हो कि रियल लाइफ में कैसे होता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? है दादा। तो बिजनेस कनेक्शन होने Yes. पे उसका इफेक्ट क्या होता है? बिजनेस कनेक्शन होने पे उसका इफेक्ट ये होता है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट हो जाते हो ना सर, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में, तो फिर आपको इंडिया में बिजनेस कनेक्शन के कारण टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ता है। देखना पड़ेगा कि किस लेवल का कनेक्शन है, कितना हाई लेवल ऑफ इम्पैक्ट है, बट इन जनरल नॉन रेसिडेंट है और उसको इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है तो नॉट नेसेसरी कि उसको इंडिया में टैक्स देना पड़े। बट अगर आप आरनॉर हो जाते हो और अगर आप आरओआर हो जाते हो, चाहे कुछ भी करो दुनिया में किसी भी जगह में, अगर इंडिया का बिजनेस कनेक्शन है तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। बाकी ये बिजनेस कनेक्शन का पॉइंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ा गहराई से देखता है सर, कि कितना कनेक्शन ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा कनेक्शन है तब तो पूरा टैक्स, तब तो कोई छूट छूट छाट नहीं है सर, पूरा इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा, उसको एक्चुअली आरनॉर में ही बदल देगा, ठीक है। तो वो कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस में आ जाएगा, ठीक है। कंपनी अगर चलाते हैं कोई, जैसे हम एक कंपनी है तो कंपनी का भी अपना रेसिडेंशियल स्टेटस है, जो मैंने आप लोगों को नोट्स में दे के रखा, पढ़ा क्या आप लोगों ने?
अरे कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस, ये देखो सर, कंपनी का रेसिडेंट कैसे प्रूव होता है? कंपनी वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट इज एन इंडियन कंपनी और इट प्लेसेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्या है सर? और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, POEM। कोई कंपनी इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है कैसे पता चलेगा? अगर उसका POEM दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया, अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उस पर्टिकुलर ईयर में इंडिया में है तो वो इंडिया का रेसिडेंट कंपनी बन जाता है। इफ द कंपनी इज नॉट एन इंडियन कंपनी, अगर कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है एंड इट्स POEM इज आल्सो नॉट इन इंडिया इन दैट ईयर, इट वुड बिकम ए नॉन रेसिडेंट फॉर दैट ईयर। अगर उस पर्टिकुलर कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया नहीं है तो फिर वो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए डिपेंड करता है कि कौन से ईयर में वो कहाँ से बिजनेस चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर बिजनेस इंडिया का रेसिडेंट बनता है कि नहीं बनता है। बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, अरे समझ आ रहा है कंपनी का रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट? यस सर। बस यही सब थोड़ा चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, बाकी फार्म AOP BOI का रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट भी बताया था। ए फार्म AOP BOI would be resident in India if the control and management of its affairs is situated wholly or partly in India, है ना? It's just like HUF की तरह, if the control and management of the affairs is situated wholly outside India they would become a non resident। जिसका कंट्रोलिंग टोटली इंडिया के बाहर होता है वो नॉन रेसिडेंट बन जाता है। जस्ट लाइक HUF, जैसे HUF के बारे में हम लोगों ने बात किया, HUF के केस में देखा जाता है कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस वो थोड़ा सा अलग लेवल में बात करता है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सर। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये तो समझ आ ही गया कि ये रेसिडेंशियल स्टेटस का खेल किधर किधर कैसे कैसे चलता है। सर ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा क्या? बोलिए ना, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अरे बोलो सर, घर पे ट्राई किया या फिर अभी मेरे साथ साथ ट्राई करोगे? अरे कुछ तो बोलो हाँ ना। করেছি স্যার। ओके, जिन लोगों ने किया वो लोग सर मेरे साथ साथ टैली करो, और जिन्होंने नहीं किया वो मेरे साथ साथ चलो। ओके, तो पहले तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सर, तभी जाके आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो कि करना क्या है। ओके चलो सर, तो फिर स्टार्ट करें। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? इलस्ट्रेशन 8। हेलो ऋषभ, बोल ऋषभের আওয়াজ পাচ্ছি না, আওয়াজ পাচ্ছিস? ओके देखो सर, compute the total income in the hands of an individual age 35 years being a resident, अगर वो रेसिडेंट है and ordinary resident है, that means ROR, resident and ordinary resident, that means ROR। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे थे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, दैट मींस RNOR, एंड नॉन रेसिडेंट दैट मींस NR। अर्पिता বোঝা যাচ্ছে? यस सर। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट दैट मींस ROR, है ना? दैट मींस ROR, एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट दैट मींस RNOR, एंड नॉन रेसिडेंट दैट मींस नॉन रेसिडेंट। अब यहाँ पर आपको बोला है फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर 22-23, ये क्वेश्चन में 21-22 भी दे सकता है, जैसे कि जैसा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर ऑन दैट पर्टिकुलर मूवमेंट में चलेगा उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर कुछ इनकम के बारे में आपको कहा है, इंटरेस्ट ऑन पर्टिकुलर में ध्यान देना और अमाउंट पे ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया, बेसिकली आपने यूके डेवलपमेंट बॉन्ड। अब सवाल आपके मन में चल सकता है सर बॉन्ड क्या होता है? अब देखो सर, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड तो आपको यूके में मिलेगा, ठीक है? जैसे इंडिया में बॉन्ड मार्केट होता है, जानते हो सर? बॉन्ड एक तरह का लोन होता है जो कोई कंपनी या गवर्नमेंट हमसे लेता है सर। कंपनी या गवर्नमेंट हमसे लोन लेता है, मतलब सर हम गवर्नमेंट को लोन देते हैं। यस सर, वी प्रोवाइड लोन टू द गवर्नमेंट, एंड बदले में गवर्नमेंट हमें क्या देता है? बदले में गवर्नमेंट हमें क्या देगा रे? अरे इंटरेस्ट देगा ना सर। जैसे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, वैसा बॉन्ड मार्केट में भी मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, ठीक है? जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है NIC का प्लेटफॉर्म। हेलो
अरे दिखाई दे रहा है, फटाफट बोलो ना। है ये दादा। देखो सर, ये देखो एनएससी में, Yes, sir. एनएससी में देखो मैंने यहाँ पर बॉन्ड में क्लिक किया, ठीक है। तो जैसे ही बॉन्ड में क्लिक किया, ये इंडिया का है, ठीक है। तो ऐसा ही वहाँ पर यूके वाला बोला है, बट मैं आपको जस्ट इंडियन बॉन्ड मार्केट दिखा रहा हूँ। देखो सर, नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, कितना कूपन रेट है 8.20%। ये इंटरेस्ट रेट होता है, कूपन मतलब इंटरेस्ट रेट होता है। आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। कभी मैं डिटेल सेट से ऐसे नॉर्मली स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट के क्लास में मैं ये सब चर्चा करता रहता हूँ। NHAI, हार्डको, NHPC, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे कंपनीज होता है सर जिनका बॉन्ड मार्केट में मिलता है। तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी का बॉन्ड ऐसे इशू करता है, बदले में उन्हें क्या मिलता है, पैसा, फंड मिल जाता है बिजनेस करने के लिए। और बाद में उनका जो भी प्रोजेक्ट होता है, जैसे NHAI का क्या काम है, रास्ता बनाना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रोड बनाने के लिए हमसे बॉन्ड लेता है। बॉन्ड के लिए हम उनको पेमेंट करते हैं, क्या इन्वेस्ट करते हैं, वो बाद में हमें रास्ता बना के इनकम करके हमें इंटरेस्ट के साथ वापस करता है। ये मेनली कॉन्सेप्ट है। तो वैसा ही यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स, जो फॉरेन मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% रिसीव्ड इन इंडिया, 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया, 10,000 का। अब क्वेश्चन क्या है सर, आपको ये बताना है कि क्या ये 10,000 को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा तीनों को? हाँ सर, बोलो। ये 10,000 का टैक्स क्या तीनों को देना पड़ेगा? ROR, NR और ROR, RNOR, NR, ये 10,000 कौन किधर टैक्स देगा? ये 10,000 तीनों ही टैक्स देगा सर भारत में? भारत में टैक्स इंसिडेंस क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया सर? इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स, 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया, अमाउंट है 10,000 का। आपको बताना यह है कि इंडिया में इन तीनों का टैक्स इंसिडेंस क्या होगा। फिर से पूछ रहा हूं सर, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? अरे बोलो सर, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? है दादा। चलो, एक मैं पहले पहले एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूं, उसके बाद आप लोग मुझे हेल्प करना। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, यहाँ पर क्वेश्चन में 22-23 बोला है, मैं तो वैसा ही कर रहा हूँ। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या होगा? 21-22, मतलब करेंटली जो प्रीवियस ईयर, एक्चुअली करेंट प्रीवियस ईयर तो 2021 है, बट ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर के हिसाब से है। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 21-22, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर का हिसाब आपको करना है। तो चलो सर, मुझे जस्ट बताओ कि एक पर्टिकुलर हेडिंग बनाइएगा, पर्टिकुलर, और आपका 3 कॉलम बनेगा सर, 3 कॉलम बनेगा। एक होगा ROR के लिए, एक होगा RNOR के लिए, और एक होगा NR के लिए, ठीक है। क्या करना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ सर, हाँ, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, फीचर्स क्या है इसका? 50% ऑफ इंटरेस्ट जो है, 50% ऑफ इंटरेस्ट जो है रिसीव्ड इन इंडिया हुआ है, रिसीव्ड इन इंडिया हुआ है। अभी आपको क्या बताना है सर? 10,000 का है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट है 10,000 का। नाउ व्हाट यू नीड टू से कि ROR, RNOR, NR क्या तीनों 10,000 करके पेमेंट करे, मतलब टैक्स भरेगा सर? मतलब 10,000 करके टोटल इनकम शो करेगा इंडिया में? अरे ROR का भी 10,000, RNOR का भी 10,000, NR का भी 10,000, क्या ये मैंने सही किया? স্যার আরওআর এর ক্ষেত্রে 10,000 হবে, আর্নর আর এনআর এর ক্ষেত্রে তো 5,000 হবে। चौथा का मानना है कि ROR के केस में 10,000 होगा, बट RNOR और NR के केस में ये 10,000 ना होके 5,000 होगा। क्या लग रहा है? सभी को पूछ रहा हूं मैं। चौथा ने बोला सर ROR के केस पे 10,000 होगा, बट RNOR और NR के केस में 5,000 करके होगा। क्या आप लोग है चौथा के दादा। साथ एग्री हो?
रोशनी एग्री है तोथा है के ना? साथ? मैं भी एग्री हूँ तोथा के साथ, एकदम सर, तोथा सही बोल रहा है सर कि आरनॉर के केस में और एनआर के केस में 5000 करके आएगा और आरओआर के केस में ये 10,000 जाएगा। क्यों? रीजन क्या है सर? तोथा रीजन बता। স্যার আরওআর তো গ্লোবাল ইনকামের উপর ট্যাক্স দেবে আর বাকি Thank you. দুজন স্যার শুধু যেটুকু রিসিভড হয়েছে তার উপর দেবে। बाकी दो जो है जो है सर वो जितना रिसीव्ड इन इंडिया हुआ है उसमें टैक्स देगा। देखा सर, बहुत अच्छा आंसर है सर। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया तो 10,000 में से 50% कितना होता है? 5,000। तो मतलब आर नॉर एंड एनआर जो है वो 5,000 करके इंडिया में टोटल इनकम शो करेगा, बट टोटल अमाउंट पे टैक्स नहीं पेमेंट करेगा सर, बिकॉज वो सिर्फ रिसीव इन इंडिया पार्ट में करेगा, बट जो आरओआर है वो पूरा का पूरा पार्ट में करेगा, जो आरओआर है वो होल अमाउंट पे करेगा। थैंक यू सर, समझ में आ रहा है सबको? अरे सभी को समझ में आया? शुभश्री, शुभो, ऋषभ, अर्पिता, Yes, बोलो sir. सर, नील। Yes, sir. ओके, सबको पूछ रहा हूँ सर, अगर किसी का नाम लेना भूल जाता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें पूछ नहीं रहा हूँ। ओके, अच्छा, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई 50% is received in India. Income from a business in Chennai 50% is received in India. टोटल अमाउंट है 20,000 का, क्या होगा? बोलो। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई 50% इज रिसीव्ड इन इंडिया, अमाउंट है 20,000 का। স্যার আরওআর আর আর্নড দুজনেই 20,000 এর উপরে ট্যাক্স দেবে, শুধু এনআর 10,000 হবে। अच्छा, एनआर का 10,000 होगा और बाकी दो जन 20,000 होगा, क्या लगता है सबको? चौथा ने बताया ये, बाकी सबका जवाब के लिए वेट कर रहा हूँ सर। 20-20-10 20-20-10 सुबह का भी सेम जवाब है सर, किसी का कोई दूसरा जवाब? इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई 50% is received in India. Sir, any other answer 2010. from anyone? हाँ, 20-10-10। रोशनी का कहना है 20-10-10। अच्छा, बाकी और कोई आंसर? मुझे ऐसा आंसर मिला है 20-20-10, 20-10-10, मुझे ऐसा आंसर मिला है। और कोई जवाब देगा सर? अरे बोलो ना, जवाब देने से थोड़ी ना किसी का जान जाएगा। बोलो सर, जो समझ आता है बोलो, बट बोलो तो सही। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन चेन्नई 50% इज रिसीव्ड इन इंडिया। बिजनेस चेन्नई का है, 50% इंडिया में रिसीव हुआ है। हाँ सर, 20-10-10. 20-10-10, नील का जवाब है 20-10-10। अच्छा सर, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 20-20-20 गलत हो जाएगा क्या? হ্যাঁ দাদা, বিজনেস তো চেন্নাইতে, ইন্ডিয়ার মধ্যেই হচ্ছে, 20-20-20ও হতে পারে। इसका रीजन क्या है सर? इनकम एक्रू कहाँ हुआ হ্যাঁ है? স্যার 20-20-20 হবে, ডিম টু অ্যাক্রু। डिम टू एक्रूअल अराइज इन इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई। चाहे आप रिसीव इंडिया में 50% करो, 50% बाहर में करो, क्या फर्क पड़ता है? चेन्नई में हो रहा है। चेन्नई कहाँ है? चेन्नई इंडिया में है। तो बिजनेस का जो इनकम का एक्रू है सर, मतलब राइट टू रिसीव कहाँ जनरेट हो रहा है? बताइएगा कोई मुझे। बिजनेस का राइट टू रिसीव जनरेट तो इंडिया में ही हो रहा है, बिकॉज इंडिया तो बिजनेस तो चेन्नई में है। तो अगर बिजनेस चेन्नई में है तो चेन्नई तो इंडिया में है सर, साउथ का, तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, मद्रास पुराना नाम है इसका। तो फिर ये बिजनेस का जो एक्रूअल अराइज है वो तो इंडिया में ही है। तो चाहे वो एनआर हो, आरओआर हो, एनआर हो और आरनॉर हो, क्या फर्क पड़ता है? 20,000 ही इसका इनकम हो जाएगा, बिकॉज उनका इनकम ही अक्रू हो रहा है, राइट टू रिसीव भी जनरेट हो रहा है इंडिया में। चाहे वो 50% इंडिया में करे या 50% बाहर में करे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कुछ समझ में आया सर? देखो सर, छोटा सा फर्क था, आपका जवाब गलत हो गया। यही समझ में आया कि नहीं? या कोई कोई बगावत करना चाहता है तो कर सकता है, बोलो सर। किसी के मन में कोई दूसरा लॉजिक चल रहा है क्या? हेलो, ना ताता हो दादा जाएगा से? हो जाएगा से तो ओके है दादा। ओके। और क्या है सर? चलो देखते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब कोई कैपिटल एसेट है, उसको सेल करके मिला है, ठीक है। कैपिटल एसेट मतलब समझ सकते हो ना, लाइक लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग टाइप्स ऐसा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, शेयर्स वगैरह भी होता है। अच्छा, ये शेयर्स है, ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, शेयर सेल किया है, कैपिटल गेन हुआ है, रिसीव्ड इन लंदन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। हाँ सर, अमाउंट है 20,000 का। ROR এ 20,000 হবে আর বাকিগুলোতে নীল হবে। ROR में 20,000 होगा, बाकी दोनों में नील होगा। ये रोशनी का जवाब है। बाकी बोलो सर, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, 2020 तो चौथा का जवाब है 2020। और बताओ, चौथा के साथ कौन है और रोशनी के साथ कौन है, और अलग कोई आंसर है तो भी बताओ, तो भी बताओ सर। चौथा ने 2020 का जवाब दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब आपको गेन हुआ है, मतलब बेसिकली इनकम हुआ है शेयर सेल करके इंडियन कंपनी का, आपने रिसीव किया लंदन में। क्वेश्चन ध्यान से समझो। দাদা 2020 হবে। थैंक यू। क्वेश्चन ठीक से समझो सर, काम वहीं पर खत्म हो जाता है। STCG ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। इनका मैक्रो अराइज कहाँ हो गया है? हाँ रोशनी, इनका मैक्रो अराइज कहाँ हुआ है? कंपनी इंडिया का है। अगर सर तो कंपनी इंडिया का है, इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी इंडिया का है मतलब एक्रोराइज इंडिया हुआ है ना? तो अगर कंपनी इंडिया का है तो एक्रोराइज अगर इंडिया में हुआ है, तो फिर चाहे आप ROR हो, NR हो, नॉन रेसिडेंट हो, नॉन मतलब आर नॉर हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको इंडिया में सभी को टैक्स देना पड़ेगा, वो भी टोटल 20,000 के बेसिस में ही टैक्स जमा करना पड़ेगा। मतलब आपका इनकम इंडिया में सभी के लिए 20,000 ही होगा। नील और पीता, क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है सर? कोई डाउट? हाँ सर। ये फिर से क्या मतलब समझ में आया सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब बेसिकली एक अर्निंग हुआ है कोई एसेट्स बेच के। क्या एसेट था? शेयर्स था, ठीक है। किसका शेयर्स था? कोई इंडियन कंपनी का शेयर्स था, ठीक है। मतलब से फॉर एग्जांपल आपने टाटा का शेयर परचेस किया था या रिलायंस का शेयर परचेस किया था, जिसका अमाउंट जो है वो आपने लंदन में जाके रिसीव किया, फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हो। बट आपने जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दैट मीन्स विद इन 1 ईयर टाटा का शेयर खरीद के आपने बेचा, सिंपल बात है, तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। विद इन 1 ईयर टाटा का शेयर बेच के सेल मतलब खरीद के आपने सेल कर दिया, बट आपने रिसीव किया 20,000 लंदन में जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपका इनकम एक्रू और अराइज कहाँ हो गया था? आपका राइट टू रिसीव जनरेट कहाँ हो गया था? इंडिया में ही ना, बिकॉज कंपनी इंडिया का है। चाहे आप लंदन में रिसीव क्यों ना करो, क्या फर्क पड़ता है? तो इनकम इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, ये वाला कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाएगा। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाएगा। ये सबको समझ आ रहा है? थोड़ा ट्रिकी है, बट इतना भी ट्रिकी नहीं है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, जो अभी इतना देर से हम लोग बात कर रहे थे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट बताओ। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। अरे बोलो सर। 5,000 और नील नील। चौथा का जवाब है 5,000 नील नील। बाकी सबका जवाब के लिए वेट कर रहा हूँ सर। হ্যাঁ দাদা ওইটাই। 5,000 নীল নীল। सर ওটা কি হবে? अच्छा, नील बता मुझे 5,000 नील नील। हाँ नील, तू मुझे ये बता, यस सर। रीजन बता थोड़ा मुझे। सर ग्लोबल इनकम। किसका? ROR का? यस सर। और बाकी दोनों में नील क्यों?
बाकी दोनों में नील क्यों, वो কারণ तो এটা बता। অ্যাক্রুও হচ্ছে বাইরে, রিসিভও হচ্ছে বাইরে। यस सर, एक्रू भी बाहर हो रहा है, हाँ। रिसीव भी बाहर हो रहा है, तो फिर एनआर और आरनोर इंडिया में क्यों टैक्स देगा? अब बात समझो। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। अर्पिता, अर्पिता को मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। अर्पिता जस्ट यहाँ पर देख, सिंपल सिंपल लॉजिक है यहाँ पर। तू इंडिया का है नहीं ऐसे, ठीक है, तू नॉन रेसिडेंट है, तू नॉन रेसिडेंट है, तो इंडिया का कोई नहीं लगता। अगर तू नॉन रेसिडेंट है और तूने ब्रिटिश कंपनी से डिविडेंड लिया, डिविडेंड मतलब क्या होता है, शेयर होता है ना, शेयर में इन्वेस्ट करने से डिविडेंड मिलता है, कंपनी अपना प्रॉफिट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो सपोज मान की अर्पिता तू कहाँ का है, सपोज मान तू अजरबैजान का है, नाम सुना है कंट्री का? हाँ सर, नाम ही नहीं सुना, ऐसा कंट्री का नाम क्यों बोलते हो? अच्छा चलो, तू 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 अरे वो हम लोग होनोलुलु गए थे ना, तू होनोलुलु का है, ठीक है, तो तुम होनोलुलु का हो, ब्रिटिश कंपनी से तुमने डिविडेंड रिसीव किया, ओके अर्पिता। तो फिर अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें अगर कोई बोले भी इंडिया में टैक्स दो, तो क्या तुम दोगे? यू आर फ्रॉम होनोलुलु एंड यू गेट डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, देन इंडिया में टैक्स का क्या मतलब है तुम्हारे लिए? अर्पिता, बात समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। है ना? তুই কোথাকার? তুই হনলুলুর, তুই ব্রিটিশ কোম্পানি থেকে डिविडेंड पाচ্ছিস, ब्रिटिश माने यूनाइटेड किंगडम, ओके। तो फिर तेरे को इंडिया में क्यों टैक्स देना है? तेरे को इंडिया में टैक्स देने का कोई मतलब ही नहीं है। बट अगर तू आरओआर है, मतलब तू ऐसा एक इंसान है जो इंडिया के साथ जिनका बहुत पुराना रिश्ता है, तो इंडिया का ही है एक्चुअल में, ठीक है, और तू बाहर रहता है, फर्क नहीं पड़ता, बट तू आरओआर है, मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तब तो तू लंदन से कमा के ला, या फिर होनोलुलु से कमा के ला, या फिर कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से, या फिर यूनिवर्स से कमा के ला, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ग्लोबल इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा अगर आप आरओआर हो। बट एनआर और आरनोर के लिए इंडिया में टैक्स देने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए चौथा ने जो जवाब दिया कि सर 5000 एंड नील नील, एकदम सही बोला सर। चौथा ने, रोशनी ने, सभी ने सही बोला, नील ने भी सही बोला, बट नील ने लॉजिक बताने के टाइम पे चुप हो गए। नील लॉजिक क्लियर करो, ओके। नेक्स्ट, आगे बढ़े क्या? शुभश्री का जवाब नहीं मिल रहा मुझे, शुभश्री को आवाज आ रहा है क्या मेरा? नेक्स्ट बताओ सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये शॉर्ट टर्म था, ये लॉन्ग टर्म आ गया। सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, 50% ऑफ प्रॉफिट्स आर रिसीव्ड इन इंडिया। 40-20-20। हाँ, 40-20-20। रोशनी का जवाब है 40-20-20। बाकी लोग भी बताइएगा सर, क्या रोशनी के साथ एग्री है आप लोग, या फिर अलग जवाब आएगा आपके मन से? अरे बोलो सर, बोलो। LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, जिसने टैक्स इंसिडेंस का बेसिक समझ के रखा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट जो बेसिक भूल जाएगा उसको दिक्कत हो जाएगा। 50% ऑफ प्रॉफिट्स रिसीव्ड इन इंडिया। बोलो सर आप लोग, रोशनी के जवाब के साथ एग्री कौन हो, डिसएग्री कौन हो, अलग जवाब हो तो भी बताओ। सर आई एग्री। यू एग्री विथ रोशनी, ओके। बाकी डिसएग्री? एग्री दादा। सब कोई रोशनी के साथ एग्री, मतलब सेम आंसर है जैसे कि रोशनी का आंसर है 40-20-20। रोशनी का जवाब तो ऐसे सही है, बट फिर से एक बार लॉजिक के साथ देखना पड़ेगा ना। LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे कि प्लांट मशीनरी ये सब अगर किसी के पास है, तो अगर वो 36 मंथ्स, ठीक है, मोर देन 3 इयर्स अपने पास रख के फिर सेल करता है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है सर। 36 महीना कोई प्लांट आपके पास है, उसके बाद आप सेल करते हो, तो फिर वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है आपको प्लांट सेल करके, मतलब कोई मशीनरी प्लांट फैक्ट्री था आपका, वो सेल किया आपने, लेकिन कहाँ पर किया? जर्मनी में किया, ठीक है। तो उसका 50% प्रॉफिट आपने रिसीव किया इंडिया में, 50% प्रॉफिट आपने इंडिया में रिसीव किया, बाकी 50% जर्मनी में ही रिसीव किया। तो आउट ऑफ 40,000
जो आपने जर्मनी में रिसीव किया और बाकी 50% आपने इंडिया में रिसीव किया, तो अगर आप ROR हो तब तो आपको 40 में ही पूरा दुनिया से जहां से भी कमा के लाओ। इफ यू आर ROR देन यू हैव टू पे टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम। बट अगर आप RNOR हो तो आप इस इंडिया पार्ट के लिए देना, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। हाँ सर, अब यहाँ पर बोला भी ये नहीं था कि कंपनी कहाँ का है, कुछ नहीं बोला था। तो सिंपल सी बात है, आपका जर्मनी में एक प्लांट है जिसके जो सेल करके आपने 50% प्रॉफिट रिसीव किया इंडिया में, तो फिर जो पार्ट आपने इंडिया में रिसीव किया उतना पार्ट के लिए इंडिया में टैक्स दे दो। इसलिए आरनॉर के लिए और एनआर के लिए, आरनॉर के लिए और एनआर के लिए 2020 हो जाएगा। एक कंपनी का नाम याद आ गया सर, स्टॉक मार्केट क्लास में चर्चा करते हैं ना, इसीलिए ये सब चर्चा करते करते याद आ जाता है। एक कंपनी का नाम याद आ गया, बहुत अच्छा कंपनी है, सोना BLW। याद है क्या किसी को? सोना कॉमस्टर के नाम से भी जाना जाता है। হ্যাঁ দাদা। ये स्टॉक 3 महीने मोस्ट प्रोबेबली 3 मंथ्स बैक ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ था। ठीक है, जब ये लिस्टेड हुआ था तो इसका लिस्टेड प्राइस ऑलमोस्ट 350 के आसपास था, और अभी ये कंपनी आपका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के बाद अभी देखो 558 के आसपास चल रहा है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं ना, जो ई व्हीकल होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक बोला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पार्ट्स वगैरह बनाने में बहुत अच्छा है, और ये गियर वगैरह, गियर नहीं स्टीयरिंग वगैरह बनाते हैं। तो ये कंपनी जर्मनी में, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, बट इसका जर्मनी में भी इसका बेसिकली प्लांट है। तो इसका बिजनेस एक्चुअली चालू हुआ है जर्मनी से। ठीक है, सिंगापुर 7 टॉप को PT लिमिटेड, आप इसका डिटेल्स देख सकते हो अंदर जाके, बहुत अच्छा कंपनी है। तो इसका भी जर्मनी कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो मुझे ये याद आ गया। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव चार्जेस ऑफ सोना BLW प्रिसिशंस। ठीक है, बेसिकली स्टीयरिंग वगैरह बनाते हैं। तो ये चर्चा हुआ था, मुझे याद है स्टॉक, जब ये स्टॉक आया था उस टाइम पे की कंपनी बहुत दूर का कंपनी है, और देख भी रहा है सर, 1 साल नहीं 6 महीना हुआ कंपनी का, मतलब स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 54% के आसपास का प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। तो एग्जैक्टली मतलब ये जो सवाल इस तरह का आ जाता है ना, कि आपका कोई प्लांट है, आप वहां पर बेच देते हो, यहाँ पर प्रॉफिट रिसीव करते हो, तो इस तरह से ये सब सवाल मतलब आपको हिसाब रियल लाइफ में भी करना पड़ता है। ओके चलो कोई बात नहीं, आ जाओ सर, सोना BLW से आ जाओ, अंदर आ जाओ। अच्छा क्लियर है सबको? इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, अरे फिर से जर्मनी का बिजनेस, विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, जर्मनी में बिजनेस है बट दिल्ली से कंट्रोल होता है। अमाउंट बोल रहे हैं 70,000, बट 40,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। क्या करे? 70-40 नील। 70-40 नील। बाकियों का जवाब बोलना पड़ेगा क्या आप लोगों को? बोलो सर। तोथा जवाब अच्छी ना बोल। सर 70 70 70। 70 70 70, तोथा ने बोला 70 70 70। बाकी 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 सभी बोलो सर। इनकम अर्न, फिर से सुनो, लाइन सुनो मेरे साथ साथ। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी। बिजनेस कहाँ है? जर्मनी में। ए अर्पिता, বুঝতে পারছিস কি পারছিস না তুই, না শুধু শুধু হু হু করছিস? না স্যার বুঝতে পারছি। তাহলে জবাব দে, একটু চেষ্টা কর। 50%, 50% नहीं, नॉट 50%, यहाँ पर कोई 50% वाला खेल तो है नहीं। इनकम रिसीव फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। बिजनेस का कंट्रोलिंग होता है इंडिया से, और ये भी बोला आउट ऑफ विच 40,000 रिसीव इन 70 इंडिया। 70 70। शुभो का भी जवाब है 70 70 70। কারণ দিল্লিতেই এই ইন্ডিয়াতেই বিজনেস করছে না। 40,000 is received in India. ये रहा क्वेश्चन। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, बिजनेस जर्मन का है, बिजनेस इंडिया का नहीं है, बट बिजनेस का कंट्रोलिंग दिल्ली से बैठ के होता है। बिजनेस का कंट्रोलिंग इंडिया से बैठ के होता है। 40,000 आपने रिसीव किया इंडिया से। ठीक है, चलो सर आप एक बार मुझे ये वाला फिर से एक बार देखो ध्यान से।
নন রেসিডেন্টটা হবে না, अगर आप এনারটা হবে आरओआर না। हो, अगर आप आरओआर हो, यस आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट फिर से एक बार मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप ग्लोबल इनकम करते हो तो 70,000 इनकम अगर आपने ग्लोबली किया तो आरओआर को तो टैक्स देना पड़ेगा, ये बात तो सबको क्लियर होगा। यार आरओआर को टैक्स देना है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। हाँ है नील अर्पिता, ओके। यस सर। अच्छा आरनोर को टैक्स देना है, 70,000 का जो अर्निंग हुआ है হ্যাঁ, বিজনেস কানেকশন ইন ইন্ডিয়া। बिजनेस, देखो इसका 2-3 पॉइंट हो जाएगा। एक तो कंट्रोल इंडिया से कर रहा है, तो इसका मतलब बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया तो है ही, तो आरनोर को भी देना पड़ेगा सर, पूरा का पूरा 70,000 पे, है ना? पूरा का पूरा 70,000 पे आरनोर को भी देना पड़ेगा। बट व्हाट अबाउट एनआर? व्हाट अबाउट एनआर? एनआर को सर नॉर्मली बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया के लिए, ओनली बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया के लिए टैक्स देना नहीं पड़ता, बट अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो फिर उसके लिए देना पड़ेगा। अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो उसके लिए देना पड़ेगा एनआर को भी। बिजनेस कनेक्शन के लिए देना नहीं पड़ता है, बट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया के लिए देना पड़ता है एनआर को। लास्ट टाइम पूछ रहा हूं आप लोगों से, मतलब लास्ट चांस। 7 हाँ बोलो। 70 হবে। 70 अभी भी 70-40-40 70-40 ও 40,000 ছিল, ওটা দেখিনি। সরি 70-40 किसी ने सही नहीं जवाब दिया इतना बार बोलने के স্যার बाद। কোনো ফরেন ইনস্টিটিউশনের যদি ম্যানেজমেন্ট ইন্ডিয়া থেকে কন্ট্রোলড হয় তাহলে তো সেটাকে রেসিডেন্টই ধরা হয়। देख अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, अगर कोई, तुम्हारा बिजनेस कहाँ है, जर्मनी में है, ठीक है, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली है, ओके, तो अगर तुम दादा? आरओआर हो, हाँ बोल। বলছি এখানে 70 কেন হলো আর্নার? এটা তো খালি 40,000 ই রিসিভ করছে ইন্ডিয়ায়। बट तुम आरनॉर के केस में तो 2 पॉइंट नहीं देखा। आरनॉर के केस में तुम ये तो देखो कि अगर वो आरनॉर है तो फिर কিন্তু उसका 2 অ্যাক্রুও তো বাইরে হচ্ছে कहाँ, জার্মানিতে, বিজনেস জার্মানি। बट बिजनेस कनेक्शन तो इंडिया में है ना। आरनॉर के केस में तो 2-2 पॉइंट तुम्हारा फुलफिल कर जा रहा है सर, एक बिजनेस कनेक्शन फुलफिल कर जाता है। बिजनेस कनेक्शन पे आरनॉर को देना पड़ता है कि नहीं देना হ্যাঁ पड़ता? সেটা বুঝেছি, মানে অ্যামাউন্টটার কথা বলছি। हाँ तो बिजनेस कनेक्शन है तो फिर पूरा अमाउंट पे ही देना पड़ेगा ना। আচ্ছা नहीं समझ में आया? अगर तुम्हारा बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है तो फिर आरनॉर को टैक्स देना पड़ता है, यस और नो? पहले ये मुझे बताओ। হ্যাঁ तो बस 70,000 तुम कमाते हो, अगर बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है तो फिर आरनॉर को टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर एनआर है तो फिर एनआर के केस में बिजनेस कनेक्शन के लिए टैक्स नहीं आता, बट इनकम रिसीव के लिए तो टैक्स देना पड़ेगा। 40,000 जो रिसीव इंडिया में हुआ है। हेलो হ্যাঁ দাদা। तथा বল তুই কি বলছিস, তোর পয়েন্টটা বুঝতে পারলাম না, আরেকবার বল। স্যার যখন কোনো ফরেন ইনস্টিটিউশনের ম্যানেজমেন্ট এখানে থাকে তখন তো সেটাকে রেসিডেন্টই ধরা হয়, তাহলে এখানে এনআর এর ক্ষেত্রে কেন ফুল অ্যামাউন্ট হলো না? एनआर के केस में फुल अमाउंट, यहाँ पर हम लोग ये वाला एजम्पशन ले रहे हैं। देखना ये पड़ेगा कि हम लोग ये एजम्पशन से चल रहे हैं ना कि वो क्या है, वो कौन है। हमारे यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट है, एक है आरओआर, एक है आरनॉर और एक है एनआर। तो हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप आरओआर हो और अगर आपका बिजनेस जर्मनी में है, अगर आप ग्लोबल इनकम करते हो तो भाई जितना करते हो पूरा टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा उस इनकम के ऊपर। अगर आप आरनॉर हो, ठीक है, दैट मीन्स आरनॉर का मतलब क्या हो जाएगा, आप ऐसे रेसिडेंट हो, बट वैसे रेसिडेंट कभी कभी ना भी हो सकते हो, जैसे कि वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 अगर फुलफिल ना करे तो फिर आप आरनॉर बन जाते हो, है ना। तो उस केस में आपका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, सिंपल बात है। एनआर के केस में अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट कब कोई बनता है, नॉन रेसिडेंट तब बनता है जब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 फुलफिल नहीं करता, है ना। तथा पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब यहाँ पर बिजनेस कंट्रोल करने से ही कोई रेसिडेंट बन जाएगा ऐसे assumptions नहीं है। नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से हम लोगों ने यही मान के चल रहे कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 फुलफिल नहीं हुआ
तो वो रेसिडेंट नहीं है, वो नॉन रेसिडेंट है। तो अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपके लिए हम एक ही चीज देखेंगे कि आपका बिजनेस कनेक्शन के लिए हम टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं डालते, बट अगर आप इंडिया में रिसीव करते हो कोई अमाउंट तो उस पर टैक्स लगा देंगे। तो सिंपल 40,000 लगा दिया, बस यही सिंपल लॉजिक में काम किया है। कि अगर कोई फॉरेन कंट्रोल करता है, ये करता है, वो बाद में देखेंगे हम। सिंपल तब वो आर्नर कैटेगरी में आ जाएगा, अगर कोई कंट्रोल करते हैं तो वो आर्नर कैटेगरी में आ जाएगा। बट हम लोग यहाँ पर वो इंसान को माने जो नॉन रेसिडेंट है। ऐसे तो इंडिया का पूरा वो नॉन रेसिडेंट है, बट उसका बिजनेस है जर्मनी में, लेकिन कंट्रोल वो इंडिया से कर लेता है कभी कभी, बट वो नॉन रेसिडेंट है। तो उसके कारण उसका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया होता है, बिकॉज बिजनेस को चलाने के लिए ऐसे कनेक्शन जोड़ सकता है। बट अगर कोई इनकम आप इंडिया में रिसीव करते हो तो उस पर टैक्स दो, अदरवाइज आप पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। ऐसे इंडिया को भी जरूरत पड़ता है ना, किसी कंट्री को किसी दूसरे कंट्री में बिजनेस करने के लिए कहीं ना कहीं से कंट्रोल करना पड़ता है, तो फिर इंडिया को भी छूट मिलता है वहां पर, इंडियन रेसिडेंट को भी। समझ में आ रहा है तो था बॉल? ऐसा ओके, सिंपल सा assumption है यहाँ पर, ज्यादा नहीं। ओके, ए शुभ बुझा গেছে? শুভশ্রী सभी को पूछा सर? नील बोल। यस सर, বুঝতে পারলাম। ओके, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी व्हिच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली 40,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। चलो आगे बढ़े सर, आगे बढ़े। ये सॉल्व कर लिया ना कोई, रेसिडेंशियल स्टेटस सॉल्व हो गया उसका, मान के चलो। प्रॉफिट्स फ्रॉम ए बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन। प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन दिल्ली, बिजनेस दिल्ली का है बट एंटायरली लंदन से मैनेज होता है। बोलो सर क्या करें? 15,000 का अमाउंट है। प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन। दिल लंदन लंदन क्या बोलता है आपका मन? बोलो। তিনটেতেই 15,000 হবে। तीनों में 15,000? है ना बस दादा? सब एग्री करते हो क्या? हाँ, 3टेতেই 15,000 यस है। सर। ओके सर, तीनों में 15,000। आप सभी को ही सही लगते हो मुझे, सबको 1 करोड़ दे दिया जाएगा। अभी राइट टू रिसीव जनरेट हुआ है, बाद में ले लेना, ठीक है? ओके सर, देना तो आपको है नहीं, सिर्फ हवाबाजी करते हो। सॉरी सर, कम से कम हवाबाजी कर लेते हैं, बच्चन साहब तो है नहीं ना। ROR, आरनॉर और NR, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या था? Profits from a in Delhi but manage entirely from London. Yes, profits from a business in Delhi. Profit from a business in Delhi, but managed from London. $15,000, 15,000, 15,000, तीनों अमाउंट में ही तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 15,000 करके ही सबका टोटल इनकम में काउंट हो जाएगा, इसका मतलब यही है सर। Okay, next. Income from house property in London deposited in a bank at London brought into India. Income from house property in London আচ্ছা দাদা, deposited in এটা a কি ওই bank. সেম কোশ্চেনের সাথে চলছে? हाँ वही क्वेश्चन, सेम ও क्वेश्चन আচ্ছা चल আচ্ছা আচ্ছা। सेम क्वेश्चन चल रहा है सर, बस अलग अलग पॉइंट। Income from house property in London deposited in a bank at दादा London এটা brought into India. 50-0. रोशनी का जवाब है 50 नील। बाकी जब जवाब भी सोच एक बार देखना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा। बोलो सर। रोशनी ने बोला 50 नील, मतलब ROR का 50, बाकी दोनों का नील। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपोजिटेड इन ए बैंक एट लंदन ब्रॉट टू इंडिया। बोलो सर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपोजिटेड इन ए बैंक। कहाँ का बैंक सर? लंदन का London. ही बैंक, लंदन का ही बैंक। लेटर रेमिटेड टू इंडिया, बाद में इंडिया में लाया गया है।
बोलो सर, रोशनी के जवाब के साथ एग्री हो कि डिसएग्री हो? रोशनी का जवाब ऐसा है 50,000 नील नील। कोई अगर आंसर अलग सोचते हो, कुछ अलग मन में है तो बोलो और लॉजिक भी दो। सर ये तो देखो 50,000 पे आरओआर तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देगा। आपका हाउस प्रॉपर्टी है लंदन में जहां से आपने कुछ इनकम किया रेंट वगैरह देके बेसिकली, तो 50,000 आपने रिसीव कर लिया वहां से, तो ये 50,000 तो आरओआर के हाथ में, तो इंडिया में भी टैक्स होगा अगर आप वो आरओआर है इंडिया का। अगर वो आरनॉर है या फिर एनआर है तो फिर उसको इंडिया में क्यों टैक्स देना है? वेरी गुड रोशनी। अगर वो आरनॉर है या फिर अगर वो एनआर है तो फिर उसको इंडिया में क्यों टैक्स देना है? बिकॉज इंडिया में पैसा लाने का तो कोई टैक्स इंसिडेंस होता नहीं है सर, ब्रॉट इनटू इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगता। हाउस प्रॉपर्टी लंदन का, डिपॉजिट इन बैंक एट लंदन का, तो फिर अगर वो एनआर है और अगर वो आरनॉर है तो फिर उसको इंडिया में क्यों टैक्स देना है? वेरी गुड रोशनी। बाकी लोगों ने कुछ बोला नहीं, बट रोशनी सही है सर, एकदम सही है। ओके नेक्स्ट, और बताओ। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इन एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। इंटरेस्ट इन अ डिवेंचर, डिवेंचर वही बॉन्ड जैसा ही होता है, जैसे बॉन्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं वैसे डिवेंचर में भी इन्वेस्ट करता है, जस्ट लाइक बॉन्ड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इन एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन 12,000 का। बोलो क्या करें? 12 12 12। 12 12 12 एकदम सर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर in an Indian company received in London. Very good sir, because reason बता दें। एक्रू হচ্ছে তো। Accrue arise in India. Very good sir. Accrue and arise in India, because accrue and arise India है तो तीनों में उसका, तीनों जगह में उसका 12 12 12 करके आ जाएगा। मतलब बेसिकली आरओआर को तो 12,000 के हिसाब से टोटल इनकम शो करना ही है, और एनआर को और आरनॉर को भी 12,000 के हिसाब से शो करना है, बिकॉज इसका इनकम जो है वो एक्रो अराइज इन इंडिया हो रहा है, बिकॉज इंडियन कंपनी का ही डिवेंचर है ये। थैंक यू सर। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स सॉरी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस rendered in India but received in London. Fees for technical service received in India, sorry, fees for technical service rendered in India received in London. मतलब सर्विस कहाँ दिया आपने? सर्विस दिया आपने इंडिया में, बट रिसीव किया पैसा लंदन में। सर्विस इंडिया में दिया, पैसा लंदन में रिसीव किया। किसी भी तरह का टेक्निकल सर्विस दिया, इंटीरियर डेकोरेटिंग वाला या फिर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वाला, व्हाटएवर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला, कुछ भी कर सकते हो, या फिर किसी भी तरह का आईटी सर्विस दिया, रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। 8,000। क्या करें? 8 8 8। 8 8 8 सभी जगह में 8,000 आ जाएगा? अरे बोलो सर सभी कोई। এখানে সার্ভিস দিচ্ছে তো এখানে তো একই হচ্ছে। ओके, और एक जवाब किसी का आ रहा था, बोलो सर। रोशनी तो सही, मुझे लग रहा है ठीक बोल रहा है, बट बाकी और भी आंसर मुझे मिल रहा था। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, एक्चुअली भारत में ही दिया। तो जैसे ही जहां पर सर्विस देता है ना सर, राइट टू रिसीव कहाँ जनरेट होता है? राइट टू रिसीव तो इंडिया में है, रेंडर्ड इन इंडिया है, तो एक्रू कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। रिसीव लंदन में हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? वेरी गुड रोशनी। तो 8,000 8,000 8,000 तीनों में आ जाएगा सर। 8,000 8,000 8,000 करके तीनों को देना पड़ेगा इंडिया में टोटल इनकम करके। ओके वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट जल्दी, प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन। बिजनेस मैनेज करते हैं मुंबई में, सॉरी बॉम्बे का बिजनेस है, मैनेज लंदन से होता है। 26,000। 26 26 26। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई but managed from London.
बट फ्रॉम लंदन। लंदन से बिजनेस करते हो बट बिजनेस तो इंडिया का है, तो बिजनेस का जो इनकम है वो एक्रू कहाँ होता है? इंडिया में होता है। चल लंदन में रिसीव क्यों ना करो, क्या फर्क पड़ता है, मैनेज कहीं से भी करो, बिजनेस इंडिया का है ना, तो इनकम भी इंडिया में ही एक्रू होता है, इनकम भी इंडिया में ही एक्रू होता है। तो अल्टीमेटली 26,000 26,000 26,000। हुआ सर? 26 26 26 26 26 26 सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर 26 26 26। क्योंकि इंडिया में ही बिजनेस है ना, तो बिजनेस का जो भी इनकम होगा वो इंडिया में ही एक्रू होगा, एक्रू अराइज जो भी होगा इंडिया में ही होगा। रिसीव या कंट्रोलिंग कहीं से भी करो, क्या फर्क पड़ता है, बिजनेस इंडिया का है। बस मेरी देश की धरती सोना उगले वाला पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा आपको सुराहा मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा कि भाई होगा क्या। ओके नेक्स्ट, प्रॉफिट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अरे बाबा अब तो नेपाल चले गए सब। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव देयर। अच्छा प्रॉपर्टी नेपाल में है, इनकम भी नेपाल में हुआ है, बोलो क्या करें? 16 नील नील। रोशनी का जवाब है 16 नील नील। आप लोग बताइए सर, आप लोग भी बताइएगा। रोशनी का जवाब है 16 नील नील नील। चौथा का जवाब नहीं मिल रहा है, शुभो चुप क्यों है? 16 नील অফিসে আছি তো দেখছি শুধু, বেশি কথা বলতে পারছি না। ঠিক আছে ওকে শুভ, স্যার ওকে আছে। সরি 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 আমি খেয়াল করিনি। ইনকাম ফ্রম প্রপার্টি আমার মাথায় ছিল না, হ্যাঁ ইটস ওকে দাদা। সরি সরি। ইনকাম ফ্রম প্রপার্টি সিচুয়েটেড ইন নেপাল, ঠিক আছে। অফিস করতে করতে ক্লাস করছিস, সেটা অনেক মানে ভাগ্য, আমারও ভাগ্য আর মানে সিএম ইনস্টিটিউটেরও ভাগ্য। সিচুয়েটেড ইন নেপাল এন্ড রিসিভ দেয়ার, রিসিভ দেয়ার। ओके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल एंड रिसीव देयर, ठीक है। नेपाल में है ऑफिस प्रॉपर्टी और नेपाल में আরওয়ারে হবে, আরনরে হবে না, এনআরে হবে না। कहीं पर भी नहीं होगा, सिर्फ आरओआर के लिए होगा, बिकॉज प्रॉपर्टी भी नेपाल में, रिसीव भी नेपाल में, तो आरओआर ग्लोबल इनकम पे टैक्स देगा, बट बाकी लोग तो कुछ भी टैक्स पेमेंट नहीं करेगा सर, सिंपल बात है। ओके नेक्स्ट, अर्पिता, अर्पिता बोल भी, चलो नील एंड अर्पिता, शुभश्री, इन लोगों का एकदम मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। अच्छा पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम, पुराना कुछ फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम है, ब्रॉट इनटू इंडिया हो रहा है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मतलब जिस प्रीवियस ईयर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं लाइक 21-22 का, ठीक है। तो 21-22 का कुछ फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम है जो इंडिया में अभी ब्रॉट इनटू हो रहा है 5,000 का, क्या करेगा? फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब ये असेसमेंट ईयर 22-23 है, प्रीवियस ईयर 21-22 के हिसाब से क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर हो आपका क्या फर्क पड़ता है, आपको ये बताना है कि पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम है जो इंडिया में ब्रॉट इनटू इंडिया हो रहा है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो क्या करें? सर 555 5 नील नील 5 नील नील है। क्या सबको एग्री हो 5 नील नील पे, या सब पे 5 पे? नील ने बोला, रोशनी ने बोला, किसी का कोई दूसरा जवाब? आई एम वेटिंग फॉर না সেম। सेम। पास्ट, ध्यान से सुनो बात को प्लीज, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम, फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम है, फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम है ब्रॉट टू इंडिया, দাদা তিনটেতেই নীল হবে। दैट प्रीवियस ईयर। थैंक यू सर, तीनों में नील होगा। पहला बात है फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम है, इससे क्या लेना देना, आरओआर को भी क्या लेना देना, आरओआर ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है, इसका मतलब फॉरेन अनटैक्स्ड में भी टैक्स थोड़ी ना देगा वो, ठीक है। पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम है, पुराना फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम में आरओआर ने अगर टैक्स दिया होगा तो पहले ही दे चुका होगा, ठीक है।
अभी फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम है, उसको इंडिया में अभी लाया जा रहा है। अगर आरओआर का देना होता वो पहले ही दे दिया हुआ है, बिकॉज उसने जब भी इनकम किया है तभी उसने शो करके दे दिया। अब तुमने फॉरेन में टैक्स नहीं दिया, उससे आरओआर का अभी क्या लेना देना? अभी आरओआर का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम पे। अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम पे करेंटली किसी को नहीं टैक्स देना है सर। समझ में आया? चौथा बुझते पारली? है सर। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल, है ना? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। बोलो सर। इनकम फ्रॉम एग्री लैंड इन नेपाल मतलब इंडिया का तो जमीन है ही नेपाल, नेपाल फॉरेन कंट्री है। इनकम फ्रॉम एग्री लैंड इन नेपाल एंड रिसीव्ड देयर। एग्री इनकम भी रिसीव्ड वहीं पर हो रहा है, रिसीव्ड भी वहीं पर हो रहा है। हाँ নীল হবে তিনটেতে। रोशनी का मानना है कि तीनों में ही नील होगा। 18,000 का इनकम है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया 18,000 का बात है। 18,000 का बात है। आरओआर एनआर एंड आरओआर के लिए क्या होगा? जल्दी बोलो रोशनी। आरओआर को तो देना पड़ेगा ना, तुम इसको क्यों भूल सर जाते हो? 18 नील नील। ব্রড টু ইন্ডিয়া তো আসছে। দাদা ওটা তো ল্যান্ডটা তো নেপালে, আউটসাইড हाँ। ইন্ডিয়া। अरे भाई तुम आरओआर हो कि नहीं हो? तुम आरओआर हो ना? आरओआर को ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना होता है। ফরেন ল্যান্ড। तो फॉरेन लैंड तो क्या हुआ? तुम तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देते हो। স্যার ফরেন ল্যান্ড হলে তো ট্যাক্স হবে, ইন্ডিয়ার ভেতরে হলে তো ওটা এক্সেম্পটেড इंडिया হয়। अगर इंडिया का होता तो एग्जेम्प्टेड ही हो जाता। फॉरेन लैंड है तो और देना पड़ेगा, ये बात भी सही है। बट सवाल यही है कि ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है आरओआर। आरओआर दुनिया की किसी भी कोने में कमाए उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, वो भी एग्रीकल्चरल लैंड फॉरेन में है, वो तो टैक्स देना ही पड़ेगा आरओआर को। आरनोर और দাদা एनआर को তাহলে देने का। আগেরটা हाँ, बोल कौन सा? আগেরটা কেন নীল হলো? ওটা তো আনট্যাক্সড ইনকাম, ওটা তো ফরেনের ইনকাম ছিল বলে তো হলো না। अरे वो फॉरेन पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम है। पॉइंट ध्यान से सुन, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम। पास्ट फॉरेन मतलब सपोज पिछला साल का कोई अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम है, ठीक है? जो टैक्स तुमने फॉरेन में नहीं दिया वो ऐसा कोई इनकम है जो फॉरेन इनकम है पास्ट, जिसको अभी तुम इंडिया में ला रहे हो, तो फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम है। अगर इस इनकम पे आरओआर ने टैक्स दिया होगा तो वो आरओआर ने पहले ही शो कर दिया होगा ना, बिकॉज आरओआर तो ग्लोबल इनकम पे एवरी ईयर टैक्स देता है जितना भी उसका इनकम हाँ। होगा। तो फिर जब पास्ट में उसने टैक्स दे दिया तो फिर अभी उसको कुछ नहीं देना है। और यहाँ पर अभी क्या बोले? फॉरेन अनटैक्स्ड है वो, फॉरेन अनटैक्स्ड है वो, पास्ट का है। तो अभी उसको ब्रॉट इंडिया में करने से थोड़ी ना उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसने दिया होगा तो पहले दे दिया होगा। হ্যাঁ দাদা बात বুঝেছি। बात समझ में आया ना? इसीलिए वो नहीं हुआ, पास्ट वाला है ना, अभी वाला नहीं है। ओके, एकदम लॉजिक के साथ चलोगे कभी गलती नहीं होगा। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं सर, जल्दी बोलो अभी। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया व्हिच वाज सेट अप इन इंडिया। प्रोफेशन केनिया में है, सेटअप इंडिया में हुआ है, रिसीव्ड देयर बट स्पेंट इन इंडिया। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया, केनिया अफ्रीका एक कंट्री है सर, व्हिच वाज सेट अप इन इंडिया। प्रोफेशन सेटअप इंडिया में हुआ है, रिसीव्ड देयर 555 बट स्पेंट इन इंडिया। रिसीव वहां करते हो इनकम बट खर्चा इंडिया में करते हो। बोलो 555 555 इंडिया में ही आ जाएगा तीनों का। হ্যাঁ দাদা। और एक बार सोच लो सर, सभी को बोल रहा हूं। দাদা সেটআপ ইন্ডিয়াতে তাহলে অ্যাক্রিউ তো ইন্ডিয়াতেই হচ্ছে। सोच लो और एक बार सोच लो। सर 55 नील। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया। प्रोफेशन कहाँ है? केनिया में, विच वाज सेटअप इन इंडिया। इसका सेटअप पहले इंडिया में था। इनकम कहाँ रिसीव कर रहे हो सर?
received there but spent in India. But spent in India मतलब ये क्या लॉजिक काम कर रहे था? जल्दी बोल, क्या लॉजिक काम किया यहाँ पर? सर बिजनेस कनेक्शन। आरओआर के लिए ग्लोबल, आरओआर के लिए ग्लोबल ना, है सर। और आरओआर के लिए बिजनेस कनेक्शन, बिकॉज सेटअप इन इंडिया है, दैट्स वाई उसको इंडिया में टैक्स देना सर। पड़ेगा। थैंक यू। और एनआर को टैक्स नहीं देना पड़ेगा बिकॉज बिजनेस कनेक्शन के लिए टैक्स नहीं होता है, ओनली बिजनेस कनेक्शन के लिए, बिकॉज यहाँ पर इंडिया में एक्रू या राइज ऐसा कुछ नहीं है एनआर के लिए, तो ओनली बिजनेस कनेक्शन के लिए इंडिया में टैक्स देने का जरूरत नहीं है एनआर के लिए। কিন্তু দাদা সেটআপ তো ইন্ডিয়াতে ছিল, তাহলে অ্যাক্রু কেন হচ্ছে? सेटअप इंडिया के मतलब क्या होता है? बिजनेस कनेक्शन इंडिया का है, सेटअप इंडिया का है, इनकम इंडिया में थोड़ी ना हुआ है, सेटअप इंडिया में हुआ है, विच वाज सेटअप इन इंडिया, दैट मींस बिजनेस कनेक्शन इज इन इंडिया, ये पॉइंट फुलफिल कर रहा है, और इसी के कारण आरनॉर पे टैक्स मतलब अमाउंट जाएगा। बट बिजनेस कहाँ है? प्रोफेशन केनिया में है, रिसीव कहाँ कर रहे हो? केनिया में कर रहे हो, खर्चा कहीं भी करो क्या फर्क पड़ता है? खर्चा से इंपॉर्टेंट नहीं है, खर्चा इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्पेंड कहाँ कर रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इनकम कहाँ हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इनकम हो रहा है केनिया में, बिजनेस कनेक्शन इंडिया का था, इसीलिए आरओआर पे गया, आरओआर तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देगा, बट एनआर को क्या टैक्स देने का जरूरत है? यहाँ पर एनआर का क्या कनेक्शन है? यहाँ पर सिर्फ बिजनेस कनेक्शन है। इनकम एक्रू इंडिया में हो रहा है क्या? इनकम रिसीव्ड इंडिया में हो रहा है क्या? अरे इनकम एक्रू रिसीव्ड अराइज कुछ भी इंडिया में है, सब कुछ केनिया में है, ओनली बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है। जब बिजनेस कनेक्शन के कारण एनआर को आरनआर को देना पड़ेगा, बट एनआर को देने का जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? बोलो सर, हटके पॉइंट হ্যাঁ था, দাদা। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। Yes, sir. गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ऑकेशन ऑफ वेडिंग, शादी में गिफ्ट मिला है 20,000 का, क्या करे? 2020 हाँ, शादी में गिफ्ट मिला है, बोलो। 2020 2020 ठीक से बोलो। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ऑकेशन ऑफ वेडिंग। না দাদা, এটা নীল হবে, এটা তো গিফট পাচ্ছে, ইনকাম তো না। 50,000 तक गिफ्ट क्या होता है? এক্সেম্পট। बस 20,000 का है। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ऑकेशन ऑफ वेडिंग, ब्रैकेट में लिख लो नॉट टैक्सेबल। ऐसे वेडिंग में जो मिलता है ना वो नॉन टैक्सेबल होते हैं, बट वो बाद में कुछ लिमिटेशन है कि एक सर्टेन अमाउंट क्रॉस करने से देना पड़ता है। मैं जब आप लोगों को अदर सोर्स पढ़ाऊंगा ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैं ये नोट्स को आपको फिर से एक बार बताऊंगा कि क्या खेल होता है उसमें, बट नॉर्मली वेडिंग गिफ्ट नॉन टैक्सेबल होता है और वो नॉन टैक्सेबल सभी के लिए है। ठीक है, नील नील नील, थैंक यू, सही है वाला। ओके, वेडिंग गिफ्ट नॉन टैक्सेबल सभी के लिए, एक लिमिट होता है, आई विल डिस्कस इन अदर सोर्स चैप्टर, ठीक है, बट अभी मैं उसको स्किप करता हूं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंटरेस्ट ऑफ सेविंग्स मिला है 12,000 का, जल्दी बोलो। 12 यस सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का है, सेविंग्स में पैसा जमा हो रहा है इंडिया का है, तो इनकम एक्रू अराइज डीम्ड सब इंडिया का ही है, चाहे आप आरओआर हो, आरनॉर हो, एनआर हो, फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, लिखो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट इन एसबीआई। लास्ट है क्या? नहीं लास्ट नहीं, और भी है 2-3। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन रशिया कंट्रोल फ्रॉम रशिया, बोलो सर। इनकम 20 फ्रॉम बिजनेस, हाँ 20 নীল 20,000 नील नील, क्यों? जल्दी बोल, रीजन बोल। আর গ্লোবাল ইনকামে দেয়, আর এটা हाँ তো তোমার ইন্ডিয়াতে রিসিভও করছে না, অ্যাক্রিও করছে না। थैंक यू। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया, बिजनेस कहाँ का है? रशिया का है,
कंट्रोल भी रशिया का है। थैंक यू सर। देखो सर एकदम आप लोग सीख गए। बिजनेस भी रशिया का, कंट्रोल इज ऑल्सो रशिया का, बट आरओआर को तो ग्लोबल इनकम पे देना है, बट एनआर और आरनआर को यहाँ पर देने का टैक्स कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। रिलायंस पेट्रोलियम से डिविडेंड मिला है, इंडियन कंपनी है, 5,000 का। जल्दी बोलो। बोलो सर बोलो, रिलायंस कंपनी से डिविडेंड मिला है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। तीन टैक्सेबल। तीनों में तो टैक्सेबल, तीनों में टैक्सेबल नहीं, एग्जेम्प्टेड नहीं है अभी। वो तुम Ten एग्जेम्प्टेड जो day बोल रहे हो five ना, five. वो एग्जेम्प्टेड हट है गया ना अभी, तभी सेक्शन तो 10 30। सर 555 तीनों में 5 आएगा, द इंडियन डिविडेंड कंपनी से मिल रहा है। हाँ बोल। इंडियन कंपनी डिविडेंड तो एग्जेम्प्टेड ना। वो रूल्स हट गया अभी, सेक्शन 10 না 34 স্যার का जो এখন আর रूल्स है নেই স্যার वो এটা। अभी और नहीं है। देखना मैं कॉपी में लिखा के रखा, रोशनी एक बार चेक करना, वो पहले था अभी नहीं है। अच्छा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्टेड होता था, बट अभी वो रूल्स नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस एन इंडियन कंपनी, तीनों में टैक्सेबल होगा, बिकॉज डीम टू एक्वाराइज इन इंडिया हो रहा है। तो तीनों में 5,000 पुराना एक रूल्स था सर, 2018-19 के टाइम तक था, 19-20 तक भी था, कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्टेड हुआ करता था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 34, बट वो रूल्स अभी है नहीं। अच्छा, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम ए लैंड इन राजस्थान, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम ए लैंड इन राजस्थान 15,000, क्या करे? নীল হবে তো बोलो ইন্ডিয়াতে जल्दी। চলে তো वेरी এক্সেম गुड सर। एग्री इनकम एक्चुअली इंडिया में जो एग्री इनकम होता है ना सर, वो एग्जेम्प्टेड होता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। हमारा नेक्स्ट चैप्टर एग्रीकल्चर इनकम पे होगा, ठीक है, तब डिटेल्स बात करूंगा। ऐसे एग्री इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान एग्जेम्प्टेड होता है सर, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 लिख के रखो सर, एग्जेम्प्टेड, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्जेम्प्टेड है सर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पे। तीनों में नील होगा, किसी को टैक्स देने का जरूरत नहीं है। ऐसे तो एनआर का कोई कनेक्शन है नहीं इसमें, ठीक है, बट आरनॉर आर आरओआर का नील होगा, टैक्स नहीं आता है। सर तीनों को टोटल करके बताइएगा मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी, कि सर कितना कितना टोटल हुआ है इन लोगों का। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी। जीटीआई बताओ, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, आरओआर का ग्रॉस टोटल इनकम, आर नॉर का ग्रॉस टोटल इनकम एंड एनआर का ग्रॉस टोटल इनकम। टोटल करो बस, मुझे बताओ टोटल करके कि जीटीआई कितना हो रहा है। कर रहे हो क्या टोटल? अरे क्या आप लोग टोटल कर रहे हो? है दादा। ओके करो, करके बताओ सर कितना हुआ। দাদা এর হচ্ছে 1,83,000, हाँ हाँ এনারটা হচ্ছে 1,83,000। ओके, एनआर 1,83,000, यस सही बोला। आरनॉर बोलो सर बोलो, थोड़ा कैलकुलेट करो। रुपिता टोटल कॉस्ट
सर 83,000 1,83,000 83 कहाँ से होगा? हाँ টোটাল করতে হবে তো খালি আর নর আর নর কত? আর নর তো কত 2 হবে? lakh 2,18,000 হ্যাঁ और ये वाला तो समथिंग 3 लाख कुछ होगा मेरा हिसाब लग रहा है, बट कितना? করেছিস? 3 लाख कितना रे? করছি দাদা। ओके कर 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 3,97,000 मैच नहीं किया 3,97,000 तो मैच नहीं किया। टेन 20 30 20 50 55 40 95 70 70 15 50 12 8 26 16 nil 18 5 nil 12 25 so मेरा टोटल हो रहा है 3,52,000 3,52,000 वेरी गुड सर, ये आएगा मेरा भी यही आया 3,52,000 टोटल आ रहा है। बस सर जीटीआई हो गया। अब क्या होता है ना सर, जब भी टोटल इनकम होता है ना, कुछ इनकम में डिडक्शंस मिलता है। जैसे ये जो पूरा का पूरा चार्ट था, इस चार्ट में एक डिडक्शन था, कोई बता सकते हो जिन लोगों ने डिडक्शन चैप्टर करके आए हो? जिन्होंने नहीं किया उनको मैं बाद में डिडक्शन जब कराऊंगा उनको समझ आ जाएगा, बट इसमें एक डिडक्शन था 12,000 सर। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स एसबीआई बैंक इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स 12,000 का एक अमाउंट था, इसका 10,000 तक आपको मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने से आपको 10,000 तक छूट मिलता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 80 टीटीए का पार्ट है। जब डिडक्शन चैप्टर जिन लोगों ने करके आया वो लोग समझ गए, जिन्होंने डिडक्शन नहीं किया अभी तक उनको जब बाद में डिडक्शन कराऊंगा तब प्लीज उनको समझ में आ जाएगा। बट ये बात अभी याद रखो कि 80 टीटीए में इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट में मैक्सिमम 10,000 तक छूट मिलता है। तो जो आपको जीटीआई से लेस करना पड़ेगा टीटीए के हिसाब से 10,000 करके, तो 10,000 यहाँ पर भी, 10,000 यहाँ पर भी, 10,000 यहाँ पर भी, सभी को मिलेगा सर ये डिडक्शन। तो अल्टीमेटली आपका टोटल इनकम हो जाएगा 3,42,000, ये हो जाएगा 2,08,000। 3,52,000 हाँ 3,52,000 কোনটা? और सॉरी सर আরো আর তো হ্যাঁ হ্যাঁ না না ঠিক আছে 3,52 से अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये लेस होगा ना, लेस होता डिडक्शन अंडर सेक्शन लेस होगा। 10,000 लेस होने से 3,42,000 2,08,000 एंड 1,73,000 ये रहेगा आपका टोटल इनकम। रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस में टोटल इनकम का कैलकुलेशन। अच्छा था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। यहाँ से इतना बड़ा सवाल शायद नहीं करेगा आपको, बट यहाँ में से दो तीन पॉइंट उठा के सवाल कर सकता है, 4-5 पॉइंट उठा के सवाल कर सकते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू सवाल कर सकते हैं, कुछ भी सवाल कर सकते हैं आपको इस तरह का। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो ऐसा क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन होता है रेसिडेंशियल स्टेटस का। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ঋষভের আওয়াজ পাইনি একদম। অর্পিতা, নীল, रोशनी, शुभ तथा ओके सर, ठीक है। तो फिर बाकी जो क्वेश्चन है अगर आप लोगों ने ट्राई किया बहुत अच्छा, अगर नहीं किया तो ट्राई करो, मैं कल के क्लास में স্যার বাকিগুলোর অ্যানসার গুলো পাঠাবেন? अच्छा पाठिए देबो আমি, ठीक है। बाकी Sir, क्वेश्चन আমাকেও পাঠিয়ে দিও answer। हाँ हाँ सभी को भेजेंगे सर, और कुछ स्पेशल टॉपिक होगा तो मैं कल के क्लास में डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। ओके सर, बाय सर, टाटा। রাখছি দাদা। ओके Bye, sir. बाय सर, बाय। দাদা শরীর কেমন আছে দাদা? এটা ভালো আছে।